इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को क्लिक करिए, क्योंकि आपके ऐसा करते ही आप हमारी कम्युनिटी के पार्ट बन जाते हो। हमारी कम्युनिटी बड़ी हो जाती है और ट्रस्टेबल हो जाती है। ये स्पेशली इंपॉर्टेंट होता है हमारे गेस्ट के लिए, जिनको हम बहुत मेहनत से अप्रोच करते हैं, और वो जब आते हैं पॉडकास्ट पे तो अपने सालों की इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं, जिसको आप आराम से घर में बैठ के सुन पाते हो। उन गेस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि कौन सुनेगा उनको, कितने लोग सुनेंगे, और ये सवाल का जवाब आप बहुत आसानी से दे सकते हो सब्सक्राइब करके। आपको सिर्फ इतना करना है, बाकी हम देख लेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं ये पॉडकास्ट। We might be the fourth largest GDP in the world, but when I see somebody driving on the wrong side or spitting on the road, I'm like, क्या उखाड़ लिया? आपका जो सिक्योरिटी गार्ड है, उसकी भी शादी है, उसके भी बच्चे हैं, उसकी भी बीवी है। अगर मुझे जो डिप्रेशन है, मैं किसी से बात कर सकता हूँ। वो यूपी से माइग्रेंट यहाँ पे आया है, अकेला बैठा है, किससे बात करें? रेप इज नॉट अ क्राइम डन बाय अ मैन. रेप इज अ सोसाइटल क्राइम. इट्स अ क्राइम कमिटेड बाय द एंटायर सोसाइटी अगेंस्ट हर. हम बहुत कम सवाल पूछते हैं, और ये हमारा स्कूलिंग से ही कल्चर रहा है कि स्कूलों में बच्चों को बता दिया जाता है कि कुछ पूछना ही नहीं है. इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंज्यूमर है चीनी का. गन्ने की कटाई में जो लेबर काम करता है, 1000 किलो गन्ना काटा, अब गेस कर सकते हैं कितना मिलेगा? 2016 तक ये रेंज थी. सबको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर सब चीजें सॉल्व कर देगा. अरे ऐसे वो भगवान थोड़ी है. भले अपने आप को भगवान मान ले, पर नहीं है. This podcast is about Renu Pokharna, founder of India Recycles. What a woman she is. Policymaker, studied policy, implementing policies and working on ground level to not just recycle हमारे घरों के waste, but making it best use out of it. But point ये नहीं है कि recycle कर रहे हैं, point ये है कि कैसे कर रहे हैं. और point दूसरा ये है कि उसके background में पूरे जो लोग होते हैं हमारे आसपास के, उसके बारे में उन्होंने क्या study किया है. So I hope you enjoy this podcast. मुझे अपने देश का बहुत ही लिमिटेड व्यू है. जहाँ मैं रहती हूँ, जहाँ मैं खाती हूँ, मुझे उतना ही व्यू है. तो क्योंकि आप डीप डाउन काम करते हो, क्या आप मेरी इतनी सी मदद कर सकते हो कि मुझे ये समझाओ कि हमारे देश में लोअर मिडिल क्लास क्या होता है, मिडिल क्लास क्या होता है और अपर मिडिल क्लास क्या होता है? रिच की तो हम बात ही नहीं कर रहे. So you know, it's a very interesting question because I personally think that India में पिछले 20 सालों में शायद ये मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास थोड़ा मर्ज होके रिच बन गया है, पर लोअर क्लास वहीं के वहीं रहा है. तो मुझे ऐसा लगता है कि इनइक्वालिटी बढ़ चुकी है, जहाँ पे आपकी लेट्स से 60 to 70% जो तादाद है लोगों की, वो लोग हैं जो बहुत मेहनत से अपना घर चला पा रहे हैं, और वो लोग हैं जो, अगर मैं अर्बन सिटी के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो आपके जो घर में काम करने वाले आते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन हो, खाना बनाने, बच्चों को रखने, जो आपकी गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइवर हैं, जो सड़कों पे रेडी पे सब्जियां बेच रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, जो आपकी बिल्डिंगों के बाहर बैठ के आपकी बिल्डिंगों की निगरानी रखते हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं. तो ये जो सारी तादाद है, ये वो लोग हैं जिन्हें हमारे पार्लांस में, हमारी टर्मिनोलॉजी में मुझे लगता है लोअर मिडिल क्लास है, जिनकी महीने की इनकम, फैमिली की इनकम कम से कम 15,000 से 30 तक होगी टोटल इनकम, सारे लोगों को मिला के. और उसमें जनरली 2 तो काम कर ही रहे होते हैं. हस्बैंड वाइफ तो काम करते ही हैं, बच्चे भी, सबसे बड़ा बच्चा होता है टिपिकली, वो भी वर्क कर रहा होता है. और एक दूसरी तरफ है जहाँ पे अब जो मिडिल क्लास, जो मैं कह रही हूँ 2000 के बाद जो रिच हो गई है, जिन्होंने कोविड के टाइम सबसे ज्यादा गाड़ियां खरीदी है, और अब देखें तो इंडिया में SUVs इतनी बढ़ गई हैं आफ्टर कोविड, वो आई थिंक एक अलग ही क्लास है, जो नेटफ्लिक्स कंज्यूम करते हैं, जो कॉफी शॉप में जाके कॉफी पी सकते हैं, जो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रह सकते हैं, जो इंग्लिश का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, उन्हें मैं कहूँगी अपर क्लास. और यहाँ पे मैं आई थिंक 2 कैटेगरीज मिक्स कर रही हूँ, मिडिल एंड अपर मिडिल, बिकॉज मुझे लगता है वो कैटेगरी अब काफी करीब आ चुके हैं, क्योंकि कुछ लास्ट 20 सालों में वेल्थ का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ा है. किस तरफ? रिच की तरफ. ऑफ कोर्स जो पुअर की तरफ जाना चाहिए था, वो शेयर थोड़ा कम हुआ है. और ये आप देख भी सकते हैं वेजेस में, अगर आप, और ये जो काम है हम लेबर का जब करते हैं, तो हम लोगों को ये एग्जांपल देते हैं कि आप हर साल, हम लोग अपना एक
आपका वो रिव्यू होता है, ईयरली रिव्यू होता है, एंड आपका परफॉर्मेंस रिव्यू होता है, आपको 5 से 10% रेज मिलता है, और आप वही चीज कंपेयर करो जो इनफॉर्मल सेक्टर के लेबर हैं, और यहाँ पे मैं अर्बन रूरल दोनों की अगर बात करूँ, तो जैसे जो लोग इंडिया में ये है कि लोग अपने घर आते हैं और आयरन के कपड़े लेके जाते हैं, हम उनको आयरन वाला कहते हैं, हाँ, वो घर आपके कपड़े इस्त्री करके ले आएंगे। उसकी आप वेज कंपेयर करो कि वो जो कपड़े की रेट है, पर कपड़े की रेट 5 रुपए से 6 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए बढ़ने में कम से कम 10 साल लग जाते हैं। जो घर में कोई काम करने आता है, आपके घर में कोई झाड़ू करने आ रहा है, कोई सफाई करने आ रहा है, उनकी जो वेजेस है बहुत धीरे बढ़ती है, उनको हम स्टिकी वेजेस कहते हैं इकोनॉमिक टर्म्स में। और वही वेज अगर आप रूरल में देखो तो और भी स्लो है, इनफैक्ट नेगेटिव में जाती है। इन्फ्लेशन से अगर आप कंपेयर करें तो रूरल के अंदर कुछ भी नहीं होता। जैसे एक एग्जांपल मैं देती हूँ आपको, जो शुगर, चीनी, इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंज्यूमर है चीनी का, सबसे हमारा देश चीनी खाते हैं, राइट? हमारी डायबिटीज की प्रॉब्लम भी है, हम एक्सपोर्ट भी बहुत करते हैं, खाते भी बहुत हैं। चीनी जो बनती है, चीनी बनती है शुगर केन से, गन्ने से, और गन्ने की जो कटाई होती है, गन्ने की कटाई में जो लेबर काम करता है, उनको जो वेज मिलता है, उनको जो सैलरी मिलती है, उनको जो पगार मिलती है, जो भी कहें आप शब्द, वो टन पे मिलती है। तो एक टन विच इज कितना, 1000 किलो, आपने 1000 किलो गन्ना काटा, आप गेस कर सकते हैं कितना मिलेगा? 1000 टन, 1000 किलो, 1000 किलो काटा तो कितना मिलना चाहिए? मिलना तो आसमान चाहिए, बट 1000 किलो काटा, एक बिग गेस लगाइए। 10,000 मिलना चाहिए, राइट? ये वेज 2016 तक ये वेज थी 270 रुपए, जो बड़ी 2020 में 375, और अभी लास्ट ईयर फरवरी में नया नोटिफिकेशन आया था, बहुत लड़ने के बाद, बहुत लेबर एक्टिविस्ट ने लड़ाई की, जो अब पेपर पे 425 है। क्या बोल रहे हो? पर हाथ में नहीं आती है। हाँ, ये हाथ में नहीं आती है, बहुत मुश्किल है। 425 किसी को मिल गई काटने की तो बहुत बड़ी बात हो गई। 10 मतलब 1000, मतलब हजार किलो गन्ने आपने काटे, 12 घंटे 24 घंटे, जितने घंटे लगे आपको, उसके बाद आपके हाथ में आएगा 425 रुपया। और हम चीनी कितना कंज्यूम करते हैं, राइट? कॉफी, चाय, मिठाई, सो उनकी जो वेजेस बड़ी हैं, मतलब 300-350 रुपए मिलते हैं उनको कट कटा के, एवरेज। और ये मैं एक सेक्टर की बात कर रही हूँ, इसमें फिर आप दूसरे काम जोड़िए, जो ईंटें बनाते हैं, ईंटे का भी यही रेट होता है। 1000 ईंटों के ऊपर कुछ पहले 400 मिलते थे, अब शायद 800-900 हुआ है 1000 ईंटें बनाने का। आप शेयर क्रॉपिंग देखिए, जो मजदूर छुटक मजदूर की तरह किसी के खेतों में जाके काम करते हैं, इनकी जो अगर आप वेजेस देखें और आप कंपेयर करें इन्फ्लेशन से, तो बहुत 1% 2% बढ़ती हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स अगर इंडिया की ग्रोथ रेट आप देखें तो बहुत अच्छी है, 7-8% पे ग्रोथ हो रही है। तो पैसा जा कहाँ रहा है? अगर उनको नहीं मिल रहा है तो वो जा रहा है हम एसयूवी वालों को। तो हम अभी आप देखेंगे लास्ट 10 साल में इंडिया में जो लग्जरी गुड्स जो बढ़ गए हैं, पहले मुझे याद है मेरे टाइम पे, मतलब हमारे माँ बाप आज तक कॉफी शॉप नहीं गए होंगे। बिल्कुल। अब 150 से 300 रुपए एक कप कॉफी का देना इस नॉर्मल हो चुका है, जो गलत नहीं है, दीजिए। चलो आपको लग्जरी पसंद है, आप स्टारबक्स चाहिए, दीजिए। पर वही 300 रुपए जो आप कॉफी के देते हैं, वो हम अगर कोई भी घर में काम करने वाला है उसकी वेज में बढ़ा दे 300 रुपए, तो हमें खटकता है वो। तो ये खाली इकोनॉमिक्स की वजह से नहीं हुआ है, इसमें काफी हद तक हमारा समाज जिम्मेदार है, जो देने को तैयार नहीं है। तो वो थोड़ा एक रिफ्लेक्शन की बात है, हमें सोचना चाहिए कि भाई हम ये वेजेस बढ़ाना क्यों नहीं चाहते। कुछ हद तक ये हमारा जो कास्ट सिस्टम है, ये काफी हद तक उसका एक पहलू है कि हमें क्या लगता है कि जो भी काम हाथ से किया जा रहा है वो नीचा है। तो भले ही मैं एक ऑफिस में लैपटॉप पे बैठूं और मैं कुछ ज्यादा काम नहीं करती हूँ, पर मैं लैपटॉप पे अगर बैठ रही हूँ तो मैं डिमांड करूंगी कि मुझे 25,000 दिया जाए महीने का। और वहीं पे जो मजदूर आपका मान के चलो जो कपास उगा रहा है, कॉटन उगाने वाला मजदूर बहुत मेहनत करता है, पर उसको वो वेज ले ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। और हमें लगता है कि वो काम इंपॉर्टेंट नहीं है, पर वो बहुत साइंटिफिक काम है। हम सोचते हैं वो अनस्किल्ड काम है, पर फार्मिंग करके देखो, फार्मिंग में एक बहुत साइंटिफिक काम होता है। आपको कहाँ उगाना है, कितना पानी देना है, सॉइल का पीएच वैल्यू कितनी है, बारिश कब आने वाली है, पूरा प्लान करना पड़ता है। पर हमें क्या लगता है कि भाई वो हाथ से काम कर रहा है तो चलो उसकी वैल्यू नहीं है। और छोटी छोटी चीजों में मैनिफेस्ट होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, अगर आप सोनिया जी, मान के चलिए आप किसी दुकान में शॉपिंग कर रही हैं और मैं भी उसी दुकान में शॉपिंग कर रही हूँ, और मैं आके बोलती हूँ कि
मैडम मुझे ये साइज स्मॉल में दिखाओ, हम्म, तो आपको बड़ा ऐसे आप ऑफेंस ले लोगे कि भाई इसने कैसे मिस्टेक कर लिया कि मैं शॉप में काम कर रही हूँ, आपको बड़ा अटपटा राइट लगेगा राइट, और यू विल बी वेरी एम्बेरेस्ड, आई विल बी वेरी एम्बेरेस्ड, मैं भी बोलूंगी आई एम सो सॉरी, मुझे लगा आप यहाँ काम करते हो। लेकिन मुझे आप कहीं और कॉन्टेक्स्ट में आपको मैं बाई चांस मिस्टेक कर लूं कि अरे सोनिया जी आप वो फेमस एस्ट्रोनॉट है, आप वो फेमस डॉक्टर हैं, आप वो फेमस इंजीनियर हैं, तो बड़े खुश हो जाओगे, बुरा नहीं लगेगा। अरे वाह मैं तो डॉक्टर, मतलब मुझे किसी ने मिस्टेक कर लिया। और वहीं पे अपनी मेंटालिटी दिखती है कि हमें लगता है कि कोई शॉप में काम कर रहा है ना वो काम नीचा है, पर डॉक्टरी वाला काम बहुत अच्छा है। और ऐसा नहीं कह रही मैं कि उनको इक्वेट किया जा सकता है, पर दोनों काम जरूरी है। बिल्कुल, आपकी बट हम परसीव ऐसे करते हम परसीव ऐसे करते हैं, तो यही होता है कि हम स्टारबक्स की कॉफी के लिए 300 रुपए देते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जब हमारा सफाई कर्मचारी साल का बोनस लेने आता है तो वो खटकता है, वो पैसे मांग रहा है। जबकि अगर आपका स्टारबक्स 10 दिन के लिए बंद हो जाए तो आपकी सिटी चलेगी, ऐसा नहीं कि आपका शहर बंद हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं आपके शहर में। लेकिन आपके घर से जो कचरा उठाता है वो 10 दिन नहीं आएगा, एक दिन नहीं आएगा, तो पूरा शहर रुक नरक जाएगा, बन जाएगा। बिल्कुल, लेकिन हम उनको देने को तैयार नहीं है। तो वेजेस का एक तरह से एक बहुत बड़ा इशू ये है इंडिया में कि हम वेज रेट बढ़ाना चाहते ही नहीं है जो गरीब है उनके लिए। और ये इसमें पॉपुलेशन का कितना रोल है? पॉपुलेशन का भी रोल तो है, क्योंकि हमारा जो मार्केट है वो डेफिनेटली लेबर इंटेंसिव है। तो यही होता है कि जहाँ मैं बाहर कुछ साल बाहर रही थी न्यूयॉर्क में, अब न्यूयॉर्क में अगर मैं अपने किसी को घर पे सफाई करने के लिए बुलाऊं तो 1 घंटे का चार्ज होता है कम से कम $150, क्योंकि वहां मिलते नहीं है लोग। पर यहाँ पे इतने ज्यादा लोग हैं कि मान के चलो मैं यहाँ दिल्ली में अगर मैं काम करती हूँ और दिल्ली के अंदर अगर दिल्ली वाले मुझसे महीने का 2000 मांग रही है, तो मैं क्या करूंगी, झारखंड से किसी को ले आऊंगी। अब वो झारखंड की लड़की किसी ट्राइबल बेल्ट से आ रही है जिसने कभी पैसा देखा ही नहीं है, तो उसको लगेगा कि 1000 रुपए भी ठीक है, काफी है, पर वो ये नहीं जानती कि उसकी वैल्यू ज्यादा है, वही समझती नहीं। और ये अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है कि भाई आपका काम जरूरी है, क्योंकि टिपिकली क्या होता है, माइग्रेंट लेबर जब आता है शहर में तो वो बिल्कुल उनको पता ही नहीं होता वेज रेट क्या है, और हम उनको आदत होती है एक्सप्लॉयटेशन की। और पता होके भी क्या हो जाएगा, चॉइस ही क्या है उनके पास? चॉइस ही नहीं है, बिकॉज वो साथ में इकट्ठा होकर जब तक डिमांड ना करें कुछ नहीं हो सकता। और डिमांड करने का टाइम ही नहीं है, बिकॉज आप इतने थक जाओ, आप 8-12 घंटे काम करते हो, आप कहाँ जाके पिटिशन फाइल करोगे, कहाँ जाके आप मोर्चा निकालोगे? ये काम तो हमारा है, ये काम मिडिल क्लास का है कि भाई उनके लिए लड़े, पर उसके लिए मिडिल क्लास में भी अवेयरनेस होनी जरूरी है, जो मुझे लगता है आजकल शायद कम हो गई है, जबकि सोशल मीडिया के कारण ज्यादा होनी चाहिए, बिकॉज इन्फॉर्मेशन कम हो गई है। मुझे ऐसा लगता है कम हो गई है। मुझे लगता है कि ये पता नहीं, शायद सोशल मीडिया का कल्चर ऐसा है कि हम लोग थोड़े से सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गए। मतलब मुझे ये ज्यादा परवाह है कि मैं क्या खा रही हूँ, कैसी दिख रही हूँ, क्या पोस्ट किया मैंने, कितने लोगों ने लाइक किया, और अगर नहीं लाइक किया तो क्यों नहीं लाइक किया। तो वो जैसे जैसे आप ज्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल करोगे, आप थोड़ा सा अपना, आप चाह के भी नहीं निकल सकते, उसका एल्गोरिदम ही ऐसा है कि आप थोड़े से ना कम ध्यान रखोगे आसपास क्या हो रहा है, बन जाओगे उसी में। और मुझे ऐसा लगता है कि उससे ये हो रहा है कि लोग आसपास नहीं देख पा रहे हैं कि भाई ये इश्यूज भी हैं। मे बी ये पॉलिटिकली गलत चीज कह रही हूँ मैं, कैमरे पे नहीं कहना चाहिए, पर क्या हो जाता है कि एक सेल्फ ऑब्सेशन ये भी हो जाता है कि भाई मेरी मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर मैं खुश नहीं हूँ तो चलो मैं रोज अपने डिप्रेशन के बारे में बात करती जाऊंगी। पर हम ये नहीं सोचते कि देश का 60-70% आदमी जो इतना गरीब वर्ग का है उनको नहीं होगा डिप्रेशन। जो औरत, और खासकर मैं औरतों की बात करूंगी बिकॉज वो घर का भी काम करती हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पे मैंने 8 से 12 घंटे का काम किया, मेरा बच्चा वही था, फिर मैं कंस्ट्रक्शन साइट से शाम के 7-7:30 बजे जाती हूँ जहां मैं रहती हूँ, वो भी ऐसा नहीं कि कंस्ट्रक्शन साइट पे, कहीं और भी हो सकता है। वहां जाके मैंने चूल्हा लगाया, और चूल्हा भी ऐसा नहीं कि डबल बर्नर है तो साथ में चावल दाल नहीं बन सकता, पहले चावल बनेगा, फिर दाल बनेगी, फिर रोटी बनेगी, फिर सब्जी बनेगी, फिर पानी गर्म होगा कि मैं नहा सकूं, फिर बच्चे को खिलाऊंगी, फिर खुद खाऊंगी। उसमें कितने 11-12 बज गए, फिर सुबह 5 बजे उठना है, फिर से ये साइकिल शुरू करनी है। अब वो औरत की मेंटल हेल्थ क्या होगी हम सोच भी नहीं सकते, पर हम ये सवाल तब पूछ पाएंगे जब हम अपने खुद के पैरों से बाहर तो निकल पाए। और मुझे ऐसा लगता है कि आधे हमारे इश्यूज इसीलिए भी सॉल्व नहीं हो पाते क्योंकि हम सर्व नहीं कर रहे। अब दूसरों को सर्व करना शुरू करो, आधे आपके इश्यूज खत्म हो जाएंगे। पॉइंट। अभी क्या होता है, हमारे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बच्चे को 12वीं तक अच्छा पढ़ाओ, फिर बाहर भेज दो, अच्छी डिग्री लो, अच्छा जॉब करो। अगर यही आपकी लाइफ साइकिल है तो क्या ही किया आपने, क्या ही किया आपने, अपने बाहर तो देखा ही नहीं। और उस बच्चे ने तो देखा ही नहीं ना कुछ, उसको तो सब कुछ ऑन द प्लेटर मिल रहा है, तो उसकी गलती नहीं है कि वो उनका वर्ल्ड ही नहीं समझेगा। और ये हमारे साथ काफी होता है, हमारे पास वॉलंटियर्स आते हैं, काफी बार अच्छे घरों से आते हैं, तो जब वो यंग होते हैं, 16-17 साल के वॉलंटियर्स होते हैं, तो पेरेंट्स पहले से बोलते हैं कि वो बच्चा स्लम में जा रहा है, अच्छा सैनिटाइजर की बोतल है कि नहीं है, यहाँ पे जा रहे हैं तो आर यू श्योर सेफ है। मैंने कहा क्या हो जाएगा स्लम में, क्या ही हो जाएगा, बच्चे को हम रोज जाते हैं।
तो वो पर्सपेक्टिव, वो एक्सपोजर ही नहीं है। या जो मैं कहती हूँ ना, द अदर इंडिया, दूसरा भारत, आपने दूसरे भारत से इंटरेक्ट नहीं किया है, तो आपको लगता है कि मेरी ये छोटी सी दुनिया यही मेरा भारत है, जो नहीं है, जो बिल्कुल भी नहीं। और ये दोनों भारत को जुड़ना बहुत जरूरी है। नहीं तो आपकी जो सिटीज में इश्यूज है, आजकल हमारे सिटीज में जितने इश्यूज है, भले ही वो क्राइम हो, भले ही वो सिटीज में स्ट्रेस का इशू हो, वो इसलिए नहीं हो रहा कि कुछ लोग खराब हैं, नहीं, एज अ सोसाइटी हम उससे डील नहीं कर पा रहे हैं, और वो बढ़ेगा। आपका जो सिक्योरिटी गार्ड है वो साल में 2 बार खड़ जाता है, उसकी भी शादी है, उसके भी बच्चे हैं, उसकी भी बीवी है। जनरली जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं 2 शिफ्ट में काम करते हैं, यानी 12 घंटे एक जगह, 12 घंटे दूसरी जगह। उसको नींद पूरी नहीं आ रही है, उसका कोई सोशल नेटवर्क नहीं है। अगर मुझे कोई लाइफस्टाइल इशू है, मुझे ADHD है, मुझे डिप्रेशन है, मैं किसी से बात कर सकती हूँ। वो यूपी से माइग्रेंट यहाँ पे आया है, अकेला बैठा है, वो किससे बात करेगा? अब ऐसा आदमी अगर कुछ क्राइम करता है, कल को कुछ करता है, तो हम उसे सीधा ब्लेम करते हैं और हम कहते हैं जेल भेज दो। पर आप इकोसिस्टम तो देखो जिसने उस आदमी को बनाया है, उसका आउटलेट कहाँ है कि वो कहीं पे भी अप्रोच कर सके, अपनी कुछ मन की बात कह सके किसी को। ऑन अ डेली बेसिस वो डिस्ट्रेस कहाँ कर रहा है? नहीं कर पा रहा। और इनका क्या होता है, माइग्रेशन से क्या होता है, पूरा का फैमिली सिस्टम ही टूट जाता है। हमारा मेजॉरिटी, हमारे शहर चलते किससे हैं? माइग्रेंट से। और माइग्रेंट लेबर क्या करते हैं, घर पे अपने माँ बाप को छोड़ के आते हैं, काफी बार अपने बच्चों को छोड़ के आते हैं, अकेले आते हैं। आप दिल्ली का एग्जाम्पल लीजिए, दिल्ली में जितने ड्राइवर हैं, उबर जो चलाते हैं, सबके सब यूपी से आते हैं। हाँ। अब दिल्ली में रेंट इतनी हाई है कि परिवार आप ला नहीं सकते यहाँ पे, तो आप अकेले आते हो, आपका पूरा सोशल इकोसिस्टम टूट गया, आपका परिवार पीछे रह गया, और आप अकेले कमरे में 3 अलग आदमियों के साथ रह रहे हो, तो आपका सोशलाइजिंग भी बहुत लिमिटेड है, और उन्हीं लोगों से इंटरेक्शन है। तो व्हेन योर सोशल सिस्टम इज ब्रेकिंग लाइक दिस, तो आप कहाँ पे, वेयर डू यू टर्न व्हेन यू हैव स्ट्रेस इश्यूज? कहाँ पे आप टर्न करोगे? जब कोई माइग्रेंट लेबर काम करने शहर में आता है, हम उसे छुट्टी तक नहीं देते ना। अगर गार्ड ने 2 दिन छुट्टी क्या ले ली, हम उसकी वेज काटेंगे। तो अगर वो पिक्चर देखने भी जाना चाहे, चलो एक दिन डिस्ट्रेस करने में पिक्चर देखने चला जाता हूँ, नहीं, आपकी तो वेज कटने वाली है। जो आपके घर काम करने वाली आती है, वो बोलेगी 2 दिन नहीं आना मुझे, नहीं। हम बात करते हैं पीरियड लीव की, राइट? अभी कुछ स्टेट्स ने, आई थिंक उड़ीसा ने पास भी किया है मेंस्ट्रुअल लीव। मेंस्ट्रुअल लीव इज अ वेरी एलिटिस्ट कॉन्सेप्ट, बिकॉज आप 70% ऑफ जो वुमेन लेबर हैं, उनको आप छुट्टी तक नहीं दे रहे। फॉरगेट अबाउट मेंस्ट्रुअल लीव। प्रेग्नेंट वुमेन ऑन कंस्ट्रक्शन साइट्स, जो हम 40 दिन का पीरियड रखते हैं आफ्टर बच्चा होने के बाद, वो 10 दिन भी नहीं लेते हैं। 10 दिन के बाद मैंने देखा है वापस साइड पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और हर 2 घंटे की जो फीडिंग है वो भी नहीं हो पा रही, बिकॉज बच्चा कहीं और है और माँ कहीं और है। तो हम मेंस्ट्रुअल लीव की क्या बात करेंगे? तो हम लड़ भी रहे हैं, तो हेरिटेज इश्यूज के लिए लड़ रहे हैं, हम उनके लिए नहीं लड़ रहे कि भाई उनको 2 दिन की छुट्टी दे दो। नहीं, मेरे पास इतनी प्रिविलेज है, थोड़ी और दो मुझे। और ये टिपिकली पता नहीं क्यों, पर इंडिया के मिडिल क्लास का फीचर रहा है कि हमें लगता है हम विक्टिम है। हम ये नहीं सोचते कि हम दूसरों को विक्टिमाइज कर रहे हैं, हमें हमेशा लगता है कि हम विक्टिम है हर चीज की। ऐसे में नॉर्मली जब हम लोग सब साथ में बैठते हैं, तो हम बड़ा मजा आता है गवर्नमेंट को ब्लेम करने में। सुख मिलता है ना, किसी को तो करना ही है, आउटलेट मिलता है ना। तो हमें नॉर्मली बहुत अच्छा लगता है कि गवर्नमेंट बेकार है हमारी, ना, गवर्नमेंट हमारी कुछ करती नहीं है। फिर कोई पढ़ा लिखा होता है ना, तो थोड़ा सा कहता है कि हमारी पॉलिसीज ही खराब है, राइट? अब गवर्नमेंट और पॉलिसी में कोई फर्क है कि गवर्नमेंट इज इक्वल्स टू पॉलिसी, पॉलिसी इज गवर्नमेंट, एंड दे वर्क इन टैंडम? आई वुड से गवर्नमेंट इक्वल्स टू पॉलिसी इक्वल्स टू पीपल। यथा प्रजा तथा राजा। तो आप ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट खराब है। लोग क्या करते हैं, वो जाएंगे चाय की टपरी पे, चाय पियेंगे, 1 घंटे तक बात करेंगे कि सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, और फिर वही चाय का कप नीचे फेंकेंगे, अपना व्हीकल गलत साइड पे चला के घर जाएंगे, और फिर सोचेंगे गवर्नमेंट गलत है। पर अगर आप ही रूल्स नहीं फॉलो करें, तो आपकी गवर्नमेंट भी तो ऐसी होगी। अगर आप करप्ट हैं, तो गवर्नमेंट भी करप्ट है। अगर आप ट्रैफिक वायलेशन पे पुलिस वाले को 500 रुपए देके निकल जाना चाहते हो, एग्जैक्टली, तो गवर्नमेंट भी यही करेगी ना। गवर्नमेंट 5000 करोड़ का स्कैम करेगी, आपको मारेगा दूसरा, और वही पुलिस को पैसे दे के बच के निकल लेगा। तो हम गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज हम भी देखिए, हम सवाल भी नहीं पूछते हैं। हमारे यहाँ कल्चर भी नहीं है कि हम सवाल पूछें कि अगर गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन लिया, मान के चलो, हम बहुत कम सवाल पूछते हैं। और ये हमारा एक स्कूलिंग से ही कल्चर रहा है कि स्कूलों में बच्चों को बता दिया जाता है कि कुछ पूछना ही नहीं है। अगर आपने सवाल पूछ लिया, तो आप, टीचर बोलते हैं कि भाई कैसे पूछ लिया, टीचर का बाहर खड़े हो जाओ, ईगो हट हो जाता है। बिल्कुल। तो बच्चा जब कॉलेज में आता है, और कॉलेज की कोई पॉलिसी है कि कॉलेज बोलता है कि चलो आप कॉलेज में खाली सलवार कुर्ता पहन के आओ कल को, तो थोड़े प्रोटेस्ट करते हैं बच्चे, पर वो भी आजकल कम होता जा रहा है। तो मुझे लग रहा है वो स्पेसिस फॉर रिफ्लेक्शन, जहाँ पे लोग पॉलिसीज को पढ़ सके, पॉलिसीज को समझ सके, पॉलिसीज को क्वेश्चन कर सके, वो स्पेसिस वैसे भी कम होती जा रही है। एक तो ये चीज हमारे यहाँ पे बहुत होती है कि सबको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर सब चीजें सॉल्व कर देगा। सड़क खराब है, वो कर लेगा। अरे ऐसे वो भगवान थोड़ी है, भले अपने आप को भगवान मान ले, पर नहीं है।
एंड ऑफ द डे आपका वार्ड काउंसिलर है, आपका सिटी काउंसिलर है, वो करेगा। लोगों को ये भी नहीं पता वार्ड काउंसिलर कौन है। हाँ, उनको ये नहीं पता एमएलए और एमपी में फर्क क्या होता है। राइट। और ये कुछ हद तक हमारे स्कूलिंग का भी गलती है कि हमें ये सिखाया नहीं जाता है। हम्म, तो लोगों को क्या लगता है, एक बार इलेक्शन में वोट दे दिया, एक अच्छा सेल्फी लिया, फिंगर पे वो निशान दिखाते हुए स्टाइलिश सेल्फी लेके लगा दिया, आई वोटेड टुडे, और फिर 5 साल भूल जाओ। पॉलिसी आपकी जिंदगी का हर एस्पेक्ट पे पॉलिसी आती है। आप क्या खाते हो, हम गुजरात में बैठे हैं, गुजरात में आप वाइन की ग्लास नहीं पी सकते। मैं क्या पी रही हूँ वो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। गुजरात में आप बीफ नहीं खा सकते, तो आप क्या खा रहे हो वो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। इंडिया के अंदर एक गे कपल शादी नहीं कर सकता, तो आप अपना जो लाइफ पार्टनर है, आपका जो प्यार है, गवर्नमेंट आपके प्यार तक को कंट्रोल कर रही है। तो पॉलिसी तो आपकी हर जिंदगी के एस्पेक्ट में आपकी हिंदू मुस्लिम से शादी कर रहा है, हिंदू मुस्लिम से शादी कर रहा है, उसमें आपको कुछ स्पेशल मैरिज एक्ट में जाना पड़ रहा है। आप क्या कंटेंट देखते हो। अभी रिसेंटली जो डेटा का एक्ट आया था, आईटी एक्ट, जिसके ऊपर काफी प्रोटेस्ट भी हुई। आईटी एक्ट, हमको लगता है ये एक्ट पार्लियामेंट में पास हो रहा है, इससे हमें क्या लेना देना। अरे भाई, आईटी एक्ट जब पास होगा तो वो ये कहता है कि जो भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, जो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म है, हर ओटीटी प्लेटफॉर्म को एक एथिक्स कमेटी बनानी पड़ेगी जो डिसाइड करेगी क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। और एथिक्स कमेटी यानी क्या होता है, टिपिकली आपके पास 4 या 5 अधेड़ उम्र के लोग होते हैं, वो डिसाइड करते हैं ये कंटेंट ऑफेंसिव है, ये कंटेंट ऑफेंसिव नहीं है। तो हो सकता है कि एक मिनी स्कर्ट उनको ऑफेंसिव लगे, आपको नहीं लगे, बट वो डिसाइड कर लेंगे, वो पॉलिसी बन जाएगी। एंड दैट्स द कंटेंट यू आर वाचिंग ऑन नेटफ्लिक्स। सो एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग is being decided by policy by government। तो आप ये कहे कि भाई हम apolitical है, हमें पता नहीं पॉलिसी क्या होती है, ये तो बहुत easy रास्ता हुआ। This is just a way to get out of it and It's not ignorance. confront. To me it is basically, ignorance is bliss। कि चलो भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वैसे ही मुझे देश छोड़ के बाहर पढ़ने ही जाना है। पर उससे या फिर वो डिनायल है कि क्या ही फर्क पड़ता है, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। हमारे यहाँ पे ये भी एक नोशन है कि हम समझते हैं सरकार इस माँ बाप टाइप, सरकार हमसे अलग है, हमसे बड़ी है, हम पे रूल कर रही है। नहीं, देयर इज अ रीजन हम ये जो टर्म इस्तेमाल करते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट। सर्वेंट क्यों बोलते हैं? आप वो सर्व कर रहे हैं आपको। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये कहते हैं कि आप मालिक है, वो सर्वेंट है, उल्टा नहीं है। हमारे यहाँ पे कोई आईएएस के ऑफिस में जाता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज देखनी चाहिए। इतनी सहमी सी होती है, हाँ साहब, ये साहब, मेरी भी ऐसी हो जाती है टू बी ऑनेस्ट। जब मैं किसी सीनियर ब्यूरोक्रेट से मिलती हूँ तो मुझे भी हाँ साहब करना पड़ता है, बिकॉज उसके सामने वाले का ईगो इतना ज्यादा है कि मैंने कुछ भी गलत बोलते तो मुझे निकाल देंगे बाहर। जबकि डेमोक्रेसी में उल्टा होना चाहिए, उन्हें कहना चाहिए हाँ साहब क्योंकि मैं सिटीजन हूँ, मेरी आपकी जो सैलरी है वो मेरे टैक्सेस से आ रही है। तो ये कहाँ पे फ्लिप हुआ? ये हमने होने दिया, हमारा कल्चर है, या हमसे कहा गया कि ऐसे ही होगा? भाई, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सोनिया। एक्चुअली आई डोंट नो वेयर इट हैपेंड, बट इट कुड आल्सो बी पार्टली बिकॉज आई थिंक एज अ कंट्री हमारे ये जो चीजें होती है ना, घर से शुरू हो जाती है। तो घर में माँ बाप पहले से दबा के रखते हैं कि भाई तू स्पोर्ट्स कैसे खेल रहा है, तू पढ़ाई कर। फिर वही माँ बाप क्या करते हैं, ओलंपिक्स के टाइम बोलते हैं मेडल नहीं आ रहा है। अरे तुमने बच्चे को भेजा ना पढ़ाई करने के लिए, बेचारा स्पोर्ट्स में जाना चाहता था, आपने फोर्स करके बोला। बच्चे ने अगर एक दिन सवाल पूछ लिया कि भाई मेरे को दिवाली में नए कपड़े नहीं पहनने या मुझे मंदिर नहीं जाना, अरे कैसे पूछ लिया? तो घर से जब ये कल्चर शुरू होगा, और ये आप कॉन्ट्रास्ट कीजिए वेस्ट से, डेमोक्रेसी जो हमने वेस्ट से इम्पोर्ट की, इंडिया में तो डेमोक्रेसी नहीं है, बट इन कंट्रीज लाइक द यूएस, इन पर्टिकुलरली इन स्कैंडिनेविया, इन यूरोप, जहाँ पे डेमोक्रेसी बहुत पुरानी है, वहां पे आप देखिए बच्चे, छोटे से बच्चे, मेरी नीस जो वहां पढ़ती है, वो 8-9 साल की उम्र में भी सवाल कर सकती है मुझसे, ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, ये मुझे नहीं करना है। वो चॉइस उनको पता है, इस कम उम्र से मिल रही है, शुरू दिन से पता है, तो उनको डर नहीं लगता है। और अपने आप ये फियर बहुत है कि भाई कुछ गलत कर दिया या कुछ उल्टा बोल दिया तो क्या होगा। तो बड़े होकर भी वही कल्चर होता है कि भाई क्वेश्चन, आप गवर्नमेंट को भी माँ बाप समझते हो कि इनको क्वेश्चन नहीं कर सकते। एनीबडी इन अथॉरिटी, एग्जैक्टली, कोई भी हो, आपका प्रिंसिपल हो, एब्सोल्युटली। So I think somewhere as a society we need to change, and we need to be okay with people breaking rules. We need to be okay with people questioning tradition. वेस्ट में भी बहुत लड़ाई हुई है इसके ऊपर, तब जाके स्ट्रक्चर टूटा है। लोगों ने लड़ा है, लोग सड़क पे आए हैं, लोगों ने ग्रुप्स बनाए हैं, लोगों ने हर चीज को क्वेश्चन किया है। तो जो हम सड़क पे नहीं आते हैं वो इसलिए क्योंकि हमारी थोड़ी हड्डियां कमजोर हैं कि हम खुद डर जाते हैं या हमको पड़ी नहीं है? आई थिंक लिटिल बिट ऑफ ऑल थ्री। और मे बी मैं एक फोर्थ भी ऐड करूंगी कि मुझे लगता है पिछले 10-12 सालों में थोड़ी सी रूलिंग गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस भी इतने बढ़ा दिए कि लोग डरते भी हैं। अब बीच में ऐसा केस हुआ था, मुझे याद है, बिहार के अंदर कुछ प्रोटेस्ट हुई थी और गवर्नमेंट ने क्या किया, कैमरे से जो प्रोटेस्टर थे सबके फोटोज लिख लिए, एंड वो जो फोटोज थे उनको डेटाबेस में फीड करके ऐसा कुछ आया था कि इन लोगों को पासपोर्ट और वीजा नहीं दिया जाएगा। अब आप ऐसा शुरू कर दो तो लोग कैसे आएंगे? और वो वही सेम स्ट्रक्चर है जहाँ पे गवर्नमेंट डरती बहुत है हमसे।
गवर्नमेंट को बड़ा डर लगता है सिटीजन से कि भाई ये सिटीजन हमारे खिलाफ बोल कैसे रहा है। तो ये पावर स्ट्रक्चर में हमेशा ये रहता है, दिस पावर प्ले ऑलवेज गोज ऑन, कि द वन हु इज इन पावर इन अथॉरिटी विल ऑलवेज बी स्केयर्ड ऑफ द पर्सन हु इज बिलो। अगर पावर का ये वाला पार्ट है तो हमारे देश में इतना करप्शन कैसे है? हमारा दोनों चीजें हमारी सोसाइटी में चल रही हैं, पावर भी चल रहा है और करप्शन भी चल रहा है। आई थिंक पावर इज एनेबलिंग करप्शन, नो। टिपिकली क्या होता है, जितना आप, और पावर में भी क्या होता है, एक डिस्क्रिशनरी पावर होता है, आर्बिट्ररी पावर कहते हैं जिसे। आर्बिट्ररी पावर क्या कहता है कि आईएएस ऑफिसर आपकी फाइल लटका सकता है किसी भी रीजन से, अगर आपके रूल्स बहुत लूजली टर्म्ड हैं। पीएमएलए है अभी, जिसके ऊपर काफी सारे आम आदमी पार्टी के लोग अरेस्ट हुए हैं। जो क्या बोलते हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है हमारा। बहुत लूजली वर्डेड एक्ट है, बहुत लूज वर्ड्स हैं उसके। उसमें लिखा है कि किसी ने अगर आपके खिलाफ स्टेटमेंट दे दिया, वर्बल स्टेटमेंट, कोई प्रूफ नहीं है, दैट इज इनफ फॉर द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट टू अरेस्ट यू। जस्ट मान के चलो मैंने फोन करके बोल दिया कि सोनिया ने मुझसे ये 10 करोड़ लिए थे कुछ खूंस के, that statement by me is enough for the government to issue a warrant against you right now. इंक्वायरी बाद में करेंगे, पर पहले अरेस्ट कर लेंगे। Exactly. तो it's like उल्टा होना चाहिए, you should be innocent until proven guilty. हमारे यहाँ पे क्या है, guilty until proven innocent. तो ऐसे में जब डिस्क्रिशनरी पावर हमने इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि हर लेवल पे, और ये डिस्क्रिशनरी पावर हर लेवल पे, ट्रैफिक पुलिस से लेके हाईएस्ट अथॉरिटी तक डिस्क्रिशनरी पावर है। तो डिस्क्रिशनरी पावर में क्या होता है, आप अथॉरिटी को बहुत क्लियर, बहुत सारा पावर दे देते हो और आप चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं रखते हो। तो जब पावर ज्यादा आता है तो करप्शन बढ़ेगा, बिकॉज दैट पर्सन कैन यूज एनी मींस टू। ऐसा लॉ पास हुआ है, इसी से पता चलता है कि हमारी कैपेसिटी टू आस्क अ क्वेश्चन एग्जैक्टली लॉज शुड बी टाइट। या उसमें रूम होना ही नहीं चाहिए कि आदमी एक्सप्लॉइट कर सके रूल को। पर हम क्या करते हैं, जानबूझ के बड़ा ओपन एंडेड लॉ रखते हैं कि भाई एथिक्स कमेटी ऐसे कहेगी कि इसमें से अगर ये शब्द भी, क्या बोलते हैं, ऑब्सिनिटी लॉ है जैसे इंडिया में, ऑब्सिनिटी लॉ भी ये कहते हैं कि कुछ भी सीन एज ऑब्सीन। अब सीन एज ऑब्सीन तो यार कुछ भी हो सकता है। सीन एज ऑफेंसिव, आपका ऑफेंसिव और मेरा ऑफेंसिव बहुत अलग है, बहुत सब्जेक्टिव है। तो द मोमेंट वो लैंग्वेज लूज हो जाती है, रूल्स खुल जाते हैं, तो उसमें जो आदमी बैठा है उसके पास पावर बढ़ जाती है। और जैसे वो पावर बढ़ती है, वो किसी भी तरह से आपको नचाएगा, और वो नचाने वाले वही कह रहे हैं, छोटे लेवल से ऊपर लेवल तक है। और कहीं पे इट्स ऑल्सो एन एथिकल इशू, आई फील, कि समवेयर हम, एंड ये एग्जाम्पल, मैं गुजरात में यहाँ बैठी हूँ, अहमदाबाद में ये काफ़ी होता है, तो मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको कि हमारे यहाँ पे जब भी काफ़ी बार मैं 2 बजे लंच के लिए घर जाती हूँ ऑफिस से, और मैं देखती हूँ रास्ते में तब स्कूलों की छुट्टी होती है, जो छोटे प्राइमरी स्कूल्स होते हैं ना, उनकी छुट्टी होती है। तो बहुत सारी मदर्स बच्चों को पिकअप करने जाती है, और वो क्या करते हैं कि ये टिपिकल गुजरात में बिहेवियर है कि रॉन्ग साइड से चला के वो बच्चों को घर छोड़ेंगे, क्योंकि थोड़ा सा रास्ता उनका बच जाएगा, टाइम बच जाएगा, पता नहीं क्या पेट्रोल बच जाएगा, मुझे नहीं पता क्या मेंटालिटी है। बट 2 बच्चे पीछे बैठे होंगे, मम्मी रॉन्ग साइड से चला के उनको घर लेके जा रही है। अब वो 5 साल का बच्चा वो बिहेवियर जब देखेगा तो उसको लगेगा इट्स ओके टू ब्रेक रूल्स, इट्स ओके टू ब्रेक रूल्स। सो द मोमेंट वी सी दैट प्रॉब्लम ऑफ एथिक्स फ्रॉम दैट एज, एंड द सेम चाइल्ड ग्रोज अप टू नॉट वेयर अ हेलमेट, टू आल्सो ड्राइव ऑन द रॉन्ग साइड। उसी बच्चे को ये बोला जाएगा कि तुम एयरपोर्ट सिक्योरिटी की लाइन में बेटा आगे जितना हो सके ना सबको धक्के देके आगे बढ़ जाओ, और हम उसको अपलोड भी करते हैं। देखिए, देयर इज अ रीजन इंडियन पार्लियामेंट में 1/3 लोगों के अगेंस्ट करप्शन केसेस हैं। इनफैक्ट 1/3 लोगों के अगेंस्ट सीवियर क्रिमिनल केसेस हैं। हमारे जो 560 580 जो भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, 1/3 लोगों के अगेंस्ट एक्सट्रीम क्रिमिनल केसेस हैं, प्रॉपर, यानी उसमें मर्डर आता है, उसमें रेप आता है, उसमें थेफ्ट आता है। और ये इसलिए हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारे लीडर्स हैं, करेक्ट, बट वी सेलिब्रेट करप्शन। In a country where there is so much issues, the moment one person break rules and gets ahead, हमको लगता है बहुत अच्छी बात है, ये जुगाड़ कर ली उसने, हमको लगता है जुगाड़ बहुत सही चीज है। तो हम जब उसको करप्शन को सेलिब्रेट कर रहे हैं पार्लियामेंट में, तो कल्चर में आएगा ही वो। एंड that's another reason why rapes keep happening. अगर हमारे यहाँ पे अच्छे लॉज होते तो अभी गैंग रेप नहीं होना चाहिए वापस। निर्भया का अगर ठीक से रेजोल्यूशन हुआ होता उसके बाद भी, पर नहीं होता है। वो एक केस था, उसके बाद हजारों केसेस आए, नहीं हुआ रेजोल्यूशन। तो अभी भी, आज भी, इनफैक्ट पीपल थिंक ऑफ इट एज समथिंग इंटरेस्टिंग टू डू। इतना प्रिवेलेंट हो गया इंडिया में, बिकॉज वी डोंट पेनलाइज इट इनफ। एंड दैट समवेयर आल्सो आयरनी इज कि लाइक लोग ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे निर्भया का एक ट्रेजेडी हुआ था और अब ये हुआ है। एग्जैक्टली, every few minutes a woman gets raped in India or sexually harassed in India. But majority of those cases are also rural, और हमको रूरल की तो पड़ी नहीं है, तो हम रिपोर्ट ही नहीं करते। अगर दलित का रेप हुआ, चलो होने दो। जब वो किसी मिडिल क्लास का होता है तब हमें लगता है अच्छा ये नोटिस करने लायक है, बिकॉज वी एसोसिएट कि हमारा भी हो सकता है कल को।
लेकिन had we noticed it all those years, and see, rape is also an extreme crime. The other problem is also microaggressions on an everyday basis. Everyday basis, वो exactly. तो हम नोटिस भी नहीं करते, वो Yeah. तो हम let it slide करने देते हैं. Yeah. और वो घरों में हो रहा है, forget about outside. घरों Outside. के अंदर होता है ये. और हमें लगता है it's okay. मैरिज के अंदर अगर हो रहा है, it's okay, it's acceptable, but it's not. So I feel at every step, and you know, it's sort of the price you pay for democracy. अगर आपको चुपचाप बैठ के कुछ नहीं बोलना है तो रहो, डिक्टेटरशिप में रहो, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है. बट आप डेमोक्रेसी में अगर रहना चाहते हो तो आवाज तो उठानी पड़ेगी. Constant vigilance होना बहुत जरूरी है. And I realized that somewhere we have gone wrong as a society, where we are so insecure as people that हमें लगता है कि बच्चा गलत करके भी आगे बढ़ जाए तो let it go. बस And आगे बढ़े. एंड इतना इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं देती हूँ. हमारे पास इंटर्नशिप्स में एक बार एक बच्चा आया था, और ये बच्चा इंडिया के एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट से पढ़ के आया था, वन ऑफ द टॉप 10, और उसने हमारे साथ 2 महीने की इंटर्नशिप की. तो उसने थोड़ा बहुत काम किया, ठीक ठाक काम किया. अब उसे बाहर पढ़ने जाना था, तो उसको हमसे रिकमेंडेशन लेटर चाहिए था, और मैंने लिख के दिया. और उसने बोला कि थोड़ा सा मैं चेंज करके दूंगा. मैंने कहा ठीक है बेटा, तुमको 2-3 चीजें ऐड करनी है, कर लो, मैं भूल गई हूँ कि तुमने क्या काम किया, इतने इंटर्न आते हैं. तो उसने रीड्राफ्ट करके मुझे वापस भेजा, और जो रीड्राफ्ट था उसमें देखो गलतियां अलग चीज होती है, उसमें तो क्या एक के ऊपर एक झूठ, एकदम जो किया नहीं था वो भी लिखा हुआ है. तो मैंने बोला कि मैं तो इसको साइन नहीं कर सकती, इसमें आपने ये काम नहीं किया था, आपने लिखा है. तो बोला कि नहीं मैडम प्लीज, एक दिन की बात है, जाने दो, ये वो. बड़ा इंटरेस्टिंग मेरे साथ डिबेट हुआ, और मुझे रियलाइज हुआ कि ये देखिए अच्छे अपर मिडिल क्लास का बच्चा है, बाहर जा रहा है वन ऑफ द बेस्ट अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने. ही इज ओके विथ लाइंग ऑन हिज रिकमेंडेशन लेटर, एंड दैट्स वेयर वी वांट टू सक्सीड सो बैडली. वी आर ओके विथ ब्रेकिंग रूल्स, एंड वी, लाइक आई सेड अर्लियर, वी टेक इट एज अ बैज ऑफ ऑनर. एंड ये कहीं पे एक इनसिक्योर माइंडसेट है कि अगर हम रूल नहीं तोड़ेंगे तो हम सक्सेस नहीं कर पाएंगे. और ये देखिए 20-30 साल पहले जब इंडिया की ग्रोथ रेट कम थी, जब जॉब्स कम थे, तब मैं समझ सकती हूँ कि चलो ऐसा होता था. बट पिछले 30 इयर्स में हमारे इतनी अच्छी जीडीपी है, इतने अच्छे जॉब्स हैं, तो मुझे लगता है होपफुली इन द नेक्स्ट 50 इयर्स वो कम होगा, वेयर वी वुड नॉट वांट टू lie on our resumes, on our recommendation letters to get ahead. Maybe we might become more ethical as a society. Yeah. Do you also think that this insecurity is coming in our DNA? Because that's my fear. I hope not. कभी-कभी लगता है, कभी-कभी मुझे डर लगता है. Because as a country, we have a long history of trying to just survive. I hope not is all I can say. Because I think it's then gonna be a really uphill battle, because long battle because you know, we might be the 4th largest GDP in the world, but when I see somebody driving on the wrong side or spitting on the road, I'm like, क्या उखाड़ लिया. मतलब 4th largest GDP बनके भी I would rather go back to Uganda, where it is more peaceful, where people follow everyday civic rules, where it is safer also, by the way. Uganda is very safe. हमको लगता है कि अफ्रीका ऐसा हुआ है, नहीं है. It's much. 3 बजे रात को आप शॉर्ट ड्रेस पहन के निकलो, there are much less chances of you being harassed than you will be here. तो मुझे लगता है जीडीपी एक तरफ है, एज अ सोसाइटी ग्रोथ बिल्कुल अलग चीज होती है. तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका जीडीपी अगर बढ़ता जाएगा तो आपकी सोसाइटी ग्रो होगी. राइट, वो अलग चीज, वो एक फैक्टर है. एंड दैट्स व्हाई कंट्रीज लाइक बांग्लादेश आर अहेड ऑफ अस. यू नो, पाकिस्तान इज अहेड ऑफ अस इन सम ऑफ द सोशल इंडिकेटर्स. Bangshladesh, Pakistan and Sri Lanka are doing better. Despite being smaller countries with lesser GDP. Why just wondering why Bangladesh and Pakistan they've had like in terms of the more investment in education. बांग्लादेश में जो typically जो sweat shops कहते हैं ना, जहाँ से कपड़े बन के आते हैं, उन फैक्ट्रीज से क्या हुआ कि बहुत सारी women workforce में चली गई. The moment women go into workforces, your cities become safer. You have more women going out in the night. You have more women on the roads. You have more women out there in public systems. And they have a certain control. They are making more money. They have economic decisions being made in the family. So automatically it will translate into better social gains. Or you invest more into healthcare. हमारे यहाँ पे ये सारे इन्वेस्टमेंट्स बहुत लो हैं आज भी. हमें ज्यादा परवाह होती है, एक बड़ा स्टैचू बन रहा है, चलो बहुत अच्छा है, मंदिर बन रहा है, चलो बहुत अच्छा है. हमें बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमें ब्रिज चाहिए, हमें बड़े बड़े, भले ही अहमदाबाद बॉम्बे के बीच में फ्लाइट्स भी हैं आज, फास्ट ट्रेन भी है, तब भी हमें बुलेट ट्रेन चाहिए. हम ये नहीं सोचते कि इससे अच्छा why don't we fight malnutrition? India has larger number of children with malnutrition than sub-Saharan Africa. Yes. And Gujarat is the top 5 states in that. Despite its high GDP, Gujarat, I am sad to say, is still one of the top states in India, and you can see it on the streets. Yes, absolutely. आप अहमदाबाद के क्रॉस रोड्स पे जाओ, आपको बच्चा देख के मालूम चल जाएगा ये लोअर बर्थ वेट है. तो
तो हम उस पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, और ये चीज़ें अपने आप नहीं जाएगी, नॉट नेसेसरली हाई जीडीपी से कनेक्टेड है ये। यहाँ पे कहीं पे एज अ सोसाइटी, एज अ गवर्नमेंट, वी विल हैव टू पुश देम इनटू स्पेंडिंग मोर, नहीं तो दिस विल नॉट चेंज। द गैप विल नेवर रिड्यूस, द गैप विल इंक्रीज परहैप्स। हाँ, क्योंकि वो जो एकदम लोअर मिडिल क्लास पे हैं वो कमा के तो नहीं ऊपर आ पाएंगे। देयर इज, कमा के आ सकते हैं अगर हम वेजेस ज्यादा दें, और हम देने को तैयार नहीं है। हम वो बार्गेन वहीं करते हैं ना, हम सड़क पे जो सब्जी बेचता है हम उसी से बार्गेन करते हैं कि भाई 10 रुपए में मिर्ची और धाने पे कम कर लूं तो कुछ हो जाएगा मेरा भाई। रिलायंस में जाके हम पैकेट उठा के ले आते हैं। बिल्कुल, मैं तो बोलती हूँ, हमने एक वीडियो बनाया था इसके ऊपर बड़ा मजेदार, जिसमें हमने, और ये आई थिंक मेरे पे शायद स्टारबक्स का डेफिनेशन सूट आ जाएगा, मैं बहुत एग्जांपल यूज कर रही हूँ बट इट्स अ इजी एनालॉजी। हमने वीडियो में यही दिखाया कि एक लड़की जाती है स्टारबक्स में और वो कहती है कि भैया एक कॉफी चाहिए लार्ज, और शक्कर मत डालो, दूध मत डालो, कप भी मैं खुद का लाई हूँ, चलो भाव कम कर दो। वो बार्गेन करती रहती है उनसे, और वही लड़की दिखाते हैं कि भाई फिर सब्जी वाले से बार्गेन कर रही है, पर वो नहीं करेगी। स्टारबक्स में स्टेटस है ना, बार्गेन नहीं कर सकते। तो सब्जी वाला बेचारा आपका मान जाएगा, तो आप इंस्टेड ऑफ बीइंग द बिगर पर्सन यू विल बी इवन एज स्मॉलर, इवन मोर लोअर, एंड सो चलो 20 रुपए आज बचा लिए, क्या मजे कर लिए, and then you'll go home and order a 1,000 rupee pizza on Zomato. Yeah. And that's where I think unless that little example flips, we'll not be able to change as a country. And it's becoming more difficult to flip that is because the younger people have a lot more access to money. Well, but I also think younger people are the hope of the future because I think they're easier to influence. At least मुझे लगता है empathy है उनमें. Yes. उसको खाली थोड़ा सा डायरेक्ट करने की जरूरत है। एम्पैथी तो है, मुझे लगता है यंग लोगों में जो एक्चुअली पहले उनके पास पैसे हाथ में नहीं होते थे, हर चीज मांगनी पड़ती थी, तो वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाते थे, राइट? बट वो अच्छा हो गया कि उनके पास एक्चुअली कंट्रोल है व्हाट दे आर स्पेंडिंग इन, बट द डायरेक्शन is it's like I can't convince my mother to pay better wages to my house help, but I can convince somebody who's younger than me because they'll probably have more access to money, and they might even understand that a little bit faster. But हमारे पेरेंट्स की जनरेशन थी, उन्होंने पैसा नहीं देखा था इतना कभी। वो कहते हैं ना पेट काट के बच्चों को पाला है, तो सब कुछ दबाना थोड़ा सा अभी भी इनसिक्योरिटी है, और वो इनसिक्योरिटी नहीं जाएगी, which is okay. But हाँ, मुझे होप है कि Gen Z will be able to sort of change the narrative to some extent, but thanks to 3,000-4,000 years of caste system, I still think it will take a few generations before we'll actually see substantial changes. You studied public policy. Yeah. And you studied it outside of India. Well, studied डिग्री बाहर से इंडिया से, लेकिन पढ़ाई तो यही हुई थी बिकॉज गवर्नमेंट में जब काम किया तब देखा पब्लिक पॉलिसी इन एक्शन कैसे होता है। तो थियोरेटिकली डिग्री में क्या सीखा? थियोरेटिकली डिग्री में कोर्सेज थे अर्बन पॉलिसी पे, सोशल पॉलिसी पे, पर देखिए ये भी एक मजेदार चीज है कि यूएस में जहाँ मैं पढ़ी तो न्यूयॉर्क सिटी में कोलंबिया स्कूल है जहाँ मैं पढ़ी थी, और वहाँ पे जो हमारी फैकल्टी थी वो लोग नहीं थे जो पीएचडी करके आए थे। मेरी 90% फैकल्टी वो थी जो गवर्नमेंट में काम कर चुके थे पहले से। एक्स मेयर थे, न्यूयॉर्क सिटी का मेयर था, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, कंसल्टेंट्स थे, तो वो लोग ऐसे थे जो बहुत एक्सपीरियंस से लेके आए थे। Been there, done that. And they would give us, हमारा असाइनमेंट क्या होता था? Not a research paper. I remember one of my classes was on zoning laws. Zoning laws basically ये होता है कि सिटी में हर सिटी को जोन मैपिंग होती है कि इस जोन के अंदर आप कमर्शियल कुछ कर सकते हो, इस जोन में आप ग्रीन एरिया रखोगे, इस जोन में आप रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाओगे। मेरा असाइनमेंट था सिर्फ ये कि 3 जोनिंग मीटिंग्स अटेंड करके आनी है और उनके ऊपर रिपोर्ट लिखनी है, बेसिकली बताना है कि जोनिंग मीटिंग्स में क्या हुआ। एंड आई एम अ वेरी हैंड्स ऑन पर्सन, मुझे पढ़ाई से ज्यादा ये सब मजा आता है करने में, तो काफी सारा एक्सपीरियंस था। एक हमारा प्रोजेक्ट था न्यूयॉर्क सिटी ऑफिस, जो मेयर का ऑफिस है, उनके लिए हमने एक पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया ऑन डेटा एनालिटिक्स। तो वी यूज्ड टू गो टू द मेयर्स ऑफिस एवरी वीक, वहां बैठ के काम करते थे। कुछ थियोरेटिकल पढ़ाई तो होती ही थी, but lot of interesting experience, and I think more than anything living in New York for me was a big eye opener. I think living in what sense? काफी चीजें। एक तो बड़ा मजेदार ये हुआ कि I think इंडिया के बाहर when you stay in places where as a woman I don't have to worry about what I'm wearing, or what time of the day I'm going out, it's very liberating. नहीं तो क्या होता है कि अगर मैं दिल्ली में हूँ तो मुझे ये डिसाइड करना पड़ता है कि अगर मैंने शॉर्ट्स पहने या मैंने स्पेगेटी पहनी तो मैं ऑटो लूँ या कार लूँ। क्योंकि ऑटो लूंगी तो थोड़ा सा अनसेफ लगेगा और एक्सपोज भी लगेगा, पर कार इज अ बेटर ऑप्शन। फिर रात को 1 बजे आऊँ 3 बजे आऊँ तो मे भी मुझे है ना एक जैकेट लेना चाहिए, खाली स्पेगेटी पहन के रात को 3 बजे नहीं निकलना चाहिए।
तो आपकी माइंड स्पेस इतनी यूज हो जाती है इन Yeah. कैलकुलेशंस में, petty calculations of safety. Yeah. Yeah, the moment you enter an unknown area, Hmm. you automatically as a woman scan around Yeah. for safety, unsafety, exits, who's looking at me, who's doing what. New York was liberating because I remember I love dancing. तो मैं रात को सालसा डांसिंग बहुत चाहती थी. Hmm. 3 बजे रात को सबवे लेके अकेले घर आ रहे हो, कोई परवाह नहीं, कोई किसी को भी नहीं फर्क कोई पड़ता। टेंशन नहीं. तो that freedom of mind I think was something that I really liked. हाँ Plus I think in general urban cities which have done some things well, it's fun to look at कि वहाँ पे कैसे garbage management कैसे होता है वहाँ पे, how do they manage their everyday affairs. I think American democracy also thrives on residential neighborhoods, जिनको हम RW associations कहते हैं. बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं वहाँ के RW associations. तो वहाँ पे क्या होता है कि आपने अपने घर में कुछ आउटडोर काम भी करवाना शुरू कर दिया तो 10 लोग खड़े हो जाएंगे कि आप क्या करा रहे हो, लीगल है इलीगल है. So that sense of right and wrong, that sense of fighting for rights is very strong. Is daily, every day, common. And in every different way. आप सबवे में जाओगे, सबवे में आपने कुछ ऐसा वैसा कर दिया, 5 लोग आपको देखेंगे, they'll judge you and they'll say गलत है. बोलेंगे भी. बिल्कुल. There is that sense of right and wrong, that sense of being individualistic enough to speak your mind. I think which those means they're also informed. You're also informed. They're also secure enough to stand up and fight and not worry कि कोई क्या बोलेगा या कोई कुछ क्या होगा, मेरे खिलाफ कुछ हो जाएगा. हाँ, तो those aspects were fun to look at. And I hope those, I think they do. I won't say India में बिल्कुल नहीं है. I think there are cities where it does happen. Yeah. But maybe they could increase in good time. In good time perhaps. Yeah. But on the point that जब वो बोलते हैं कुछ कि ये गलत है तो that means they're informed. But हमारे यहाँ हम opinion से बोलते हैं. We don't always speak from the law or the policy as a common man. So if somebody is doing something, I'll say ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए. ठीक है, बट अगर आपने मुझसे why पूछ लिया कि क्यों नहीं करना चाहिए, तो I will probably just have a very logical answer to that is कि नहीं करो, देखो फालतू में प्रॉब्लम में पड़ जाओगे, ये गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा. I would say there are 2 aspects to this. So one is what I call as a social contract. Right. Now a social contract demands, and social contract के बड़े interesting example लेती हूँ मैं आपको. काफी बार क्या होता है, आप किसी crowded, पता नहीं आपने कभी अगर बस ली हो, किसी crowded स्टेशन से बस लो ना, तो काफी बार क्या होता है, लोग पहले से आते हैं और बस की अगर खिड़की खुली हो ना, तो उसमें से वो अपना बैग डाल देंगे सीट पे, है ना? Block it. और वो एक social contract है इंडिया में कि अगर वो बैग मैंने डाल दिया यानी वो मेरी सीट है. Right? It's understood. और अगर आप आके बैठ गए तो I can fight with you कि भाई मैंने पहले बैग रखा था, तो ये मेरी सीट है. So काफी रूल्स ऐसे होते हैं जो ऑब्वियस होते हैं फ्रॉम अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू, एंड द प्रॉब्लम इज दैट वी हैवंट डिफाइंड आवर सोशल कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर्ली. सो फॉर एग्जांपल, इफ आई एम लिविंग इन मैनहट्टन एंड इफ आई एम प्लेइंग एक्सट्रीम लाउड म्यूजिक आफ्टर 2 AM एंड इफ माय नेबर कम्स एंड सेज कि भाई 2 बजे रात को क्या म्यूजिक बजा रहे हो, तो वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि एवरीबडी एक्सपेक्ट्स कि नॉइज शुड बी लो एट नाइट. तो मैं ऑटोमेटिकली, देयर इज नो आर्गुमेंट, आई विल ऑटोमेटिकली No, there's an agreement. There's an agreement, correct. Yeah. और इफ आई एम सिटिंग इन अ पब्लिक प्लेस, एंड इंडिया में बहुत होता है, एयरपोर्ट या फ्लाइट में जाओ या ट्रेन में जाओ, लोग है ना जोर से वॉल्यूम पे वीडियो देखेंगे बिना हेडफोन के. उनको ये नहीं कि 10 लोग कुछ और कर रहे हैं. इट्स एक्सेप्टेबल इन इंडिया कि भाई मैं अपने फोन पे जोर से वीडियो देख सकता हूँ पब्लिक में. तो हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी थोड़ा ऐसा है कि हमें कुछ चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता है. सेम विथ थ्रोइंग गार्बेज ऑन द रोड. So people throw it without thinking. Mercedes गाड़ी में से भी विंडो नीचे करके फेंक दिया, क्योंकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि it's okay to do. So somewhere that societal contract has to change for us to have better rules. Second comes the rule part कि भाई what is the legislation, what is the policy, and वहाँ पे कहीं पे government also has to implement this more strictly, because I think our government is losing out a fantastic opportunity to make money. अगर आप फाइन लगा दो यार 5,000 रुपए का, आप यूएस में गाड़ी चलाओ, आपने एक वायलेशन कर दिया, लेन यहाँ से यहाँ कर दी ना, $500 का फाइन, आप हिम्मत ही नहीं कर सकते. तो वो रूल अगर आप यहाँ ले आओ तो ऑटोमेटिकली लोग नहीं करेंगे, और वही रूल आप हर चीज में ले आओ, लोगों को एजुकेट करोगे भी ऐसा रूल है, कोई थूकना मना है, सिर्फ लिखते हैं हम, फाइन होगा हम लिखते हैं, पर हम लेते नहीं है. आज तक फाइन नहीं लिया किसी ने थूकने पर, लेना शुरू करो, तो ऑटोमेटिकली योर सोशल कॉन्ट्रैक्ट विल आल्सो बिकम चेंज. बट फिर उस रूल के साथ में करप्शन को भी तो रोकना होगा, क्योंकि अगर आपने रूल सेटअप किया बट आप 100 रुपए लेके अगर उसको आप, सो आई थिंक करप्शन इज आल्सो अ फैक्टर, लाइक आई सेड, ऑफ आपका रूल डिजाइन कैसे हुआ है. अभी क्या होता है कि आपका जो पहले तो ये आपको समझना पड़ेगा कि हमारी जो ट्रैफिक का जो सिस्टम है ना बड़ा मजेदार है. तो हमारी जो ट्रैफिक पुलिस होती है ना, वो आती है पुलिस डिपार्टमेंट के अंडर, राइट. और हमारी जो ट्रैफिक लाइट्स, सड़कें,
पार्किंग रूल्स, पार्किंग मीटर्स, वो आते हैं कॉर्पोरेशन के अंडर। और दोनों एक दूसरे से बातें नहीं दोनों करते में ईगो बहुत है, दोनों के टेरेन ऑफ कंट्रोल है। तो क्या होगा कि मान के चलो कहीं पे नो पार्किंग साइन नहीं लगाया है, लेकिन वहां पे कोई ट्रैफिक पुलिस जाके आपसे पैसे ले सकता है। और अगर मैं उसको बोलूंगी कि यहाँ ट्रैफिक साइन क्यों नहीं लगाया, तो बोलेगा टेक इट अप विद द म्युनिसिपैलिटी। तो पहले तो आपका लेजिस्लेशन ही टूटा हुआ है। दूसरा क्या होता है कि आपका लेजिस्लेशन ये कहता है कि ट्रैफिक पुलिस की मंथली इनकम होगी 20,000 रुपए, जबकि जो फाइन वो इकट्ठा कर रहा है उसका क्या बोलते हो, सारा का सारा फाइन कहीं और जा रहा है। मे बी एट वन पॉइंट इफ यू, दिस इज जस्ट एन आइडिया बाय द वे, आई एम नॉट सेइंग करना चाहिए, बट इफ यू ट्विक द पॉलिसी अ लिटिल, कि मान के चलो 10% ऑफ द फाइन अमाउंट गोज टू हिम, सो ही माइट बी मोर driven to collect the fine than taking the bribe. Right. When he knows 10% of fine goes to him, he will automatically collect it on a चालान। and जब वो चालान भरेगा तो उसको वायलेशन लिखना पड़ेगा, सही वायलेशन, तो वो ऐसे नहीं लिख सकता है। तो यहाँ पे पॉलिसी डिजाइन भी ऐसी चीज होती है कि आपको उसमें देखना पड़ता है किसका क्या इंसेंटिव है। अगर मेरा इंसेंटिव नहीं अलाइन करा तो मैं क्यों ही करूँगी। बट इंसेंटिव इज नॉट अ कल्चर। इंसेंटिव इज अ कल्चर। देखिए हर जगह इंसेंटिव काम करता है। But do we implement? Have you seen in our country in public policies? नहीं, because we even understanding that there are various stakeholders. I think we are very idealistic that way. हमें क्या लगता है कि हमने बता दिया, हमने बना दिया और हो जाएगा। हम ये नहीं सोचते कि इसमें रूम फॉर मैनूवरिंग कितना है। जो आईएएस बैठा है उसके पास क्या इंसेंटिव है इम्प्लीमेंट करने का, जो उसके नीचे का ऑफिशियल है। आईएएस तो एक बंदा है, उसके नीचे पूरा सिस्टम है, उनके पास उनकी तो सैलरी आ रही है ना। सिंपल चीज है टीचर्स। इंडिया में एब्सेंटिज्म जो कहते हैं, टीचर एब्सेंटिज्म इज अप टू 60%, विच मीन्स कि साल में 60% ऑफ द टाइम टीचर क्लास में आएगा ही नहीं। एंड ये केस अभी गुजरात में आया था। गुजरात के अंदर अभी लास्ट वीक न्यूज में आया था कि 100 ऐसे टीचर मिले जो यूएस माइग्रेट कर चुके हैं। वाह। पर पेरोल पे उनका नाम था और वो सैलरी ले रहे थे, उनको अभी निकाला गया पेरोल से। तो हमारे यहाँ पे ये इंसेंटिव नहीं है टीचर के पास कि वो नहीं आएगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। हमने क्या किया है, टीचर आए नहीं आए, महीने की 30-40 हजार मिल रही है, पढ़ाए नहीं पढ़ाए तो क्यों आएगा। और गवर्नमेंट जॉब का अट्रैक्शन यही तो है। जब अभी बॉम्बे के शिवाजी पार्क की न्यूज आई थी कि शिवाजी पार्क के अंदर 1200 कांस्टेबल की जॉब्स थी विमेन के लिए, 1200 विमेन कांस्टेबल्स की जॉब थी। एप्लीकेंट कितने थे? 1.5 लाख। और वो 1.5 लाख लोग क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कांस्टेबल की जॉब मिल गई यानी लाइफ सेट है। आप कुछ भी करो, मारो पीटो, कुछ भी करो, आपको निकाल नहीं सकते। और निकालेंगे नहीं। हमारे यहाँ क्या करते हैं, हमारे यहाँ सस्पेंड करते हैं। वो जो शब्द है ना, सस्पेंड या ट्रांसफर, एंड बोथ आर वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। बिकॉज ट्रांसफर में क्या होता है, अगर किसी आईएएस ने, किसी टीचर ने कुछ गलत किया तो हम ये नहीं सोचते कि भाई ये गलत है, इसे निकाल दो, हम इसे ट्रांसफर कर देते हैं। यानी आपके शरीर में कैंसर है नी में, तो आप नी से उठा के उसको हार्ट में डाल रहे हो, आप निकाल नहीं रहे कैंसर को। और जब तक आप वो नहीं करोगे, और सस्पेंशन क्या होता है, 3 महीने सस्पेंड विदाउट पे करके फिर आगे सिस्टम। So we and most often they move to a better posting. Yeah, so we for all you know, and their pension still stays. Yeah. So we have made it very difficult to hold public officials accountable. And जब तक वो नहीं बदलेगा, तब तक आपके कल्चर में इंसेंटिव है ही नहीं आदमी के पास, या डिसइंसेंटिव to perform better, or to be more accountable to citizens. जो आपने उसको एसओपी दी है, स्कोप ऑफ वर्क दिया है, उसके लिए उसको जो मिलने वाला है वो फिक्स हो गया है। करेक्ट। ठीक है, अब वो परफॉर्म करे या ना करे, उसको जो मिलना है वो तो मिल जाएगा। और उसमें भी आपने डिस्क्रिप्शन डाल दिया है कि मान के चलो मेरे बॉस को घूस लेनी है और मुझे नहीं लेनी है, उसको घूस लेनी है, मुझे नहीं लेनी है, पर अगर मैं नहीं लूंगी ना तो मेरी रिपोर्ट में वो गलत मार्क डाल सकता है, क्योंकि मेरी रिपोर्टिंग तो वो कर रहा है ना। जब साल के बाद आईएएस ऑफिसर्स का जब होता है असेसमेंट, तो मेरा सीनियर मेरा असेसमेंट कर रहा है। और अगर वो तो ले रहा है रिश्वत बॉस और नीचे वाला नहीं ले रहा है, तो इसको क्यों बैड रिपोर्टिंग में डालेगा? डाल सकता है, क्यों नहीं। या मान के चलो मैंने कुछ गलत बोल दिया, कल को ये खतरा साबित हो सकता है। काफी बार। एंड ये चीजों की बात नहीं होती है, बट दिस कल्चर ऑफ इवन सेक्सुअल sort of this sexual culture is also prevalent, where people might look down at you, ask for sexual favors, and you might not comply and you might get a bad report. It's completely possible. Yeah. तो वहां पे भी discretionary power जो मैं and everybody doesn't have a choice to say I quit. Correct. So you go along with it or you get a bad report. Yeah. So those systems also have been made more objective कि भाई अगर आप official हो तो आपका assessment कौन कर रहा है? Is that person objective enough to do your assessment? Or if the person has a stake in your performance, then तो they can also misuse that. So how do you prevent that misuse? और इसमें काफी thinking रखनी पड़ती है, आपकी policies ऐसी नहीं बन जाती है।
एग्जैक्टली और जब हम इतनी डाइवर्स कंट्री हैं, करेक्ट, राइट, बिल्कुल हमारा हर चीज फर्क है, हर 50 किलोमीटर पे हम फर्क हो जाते हैं बिल्कुल हर तरीके बिल्कुल से। तो यहाँ पे पब्लिक पॉलिसी कोई भी एक स्टैंडर्डाइज्ड का कितना ही मायना है। एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट यू मेड, बिकॉज हमारे यहाँ सबसे बड़ी ये भी इशू है कि हम डिसेंट्रलाइज नहीं करना चाहते। गवर्नमेंट क्या चाहती है, सब कुछ सेंट्रलाइज करो, सब एक पावर साथ। मेरे हाथ में होना चाहिए। जितना आप डिसेंट्रलाइज करोगे इतना अच्छा है, आपकी सिटीज को इंडिपेंडेंट बना दो, तभी तो रेलेवेंट होगा। तभी तो रेलेवेंट होगा। बिकॉज बॉम्बे और अहमदाबाद में बहुत फर्क है, अहमदाबाद और कोल्हापुर में बहुत फर्क है। हाँ, तो आप सिटी को डिसेंट्रलाइज करो, तब जाके आपकी सिटीज अच्छी बन पाएंगी, नहीं तो क्या सब सिटी एक मॉडल की तरह चलेंगी। और उसी लिए होता है कि हम जो कॉमन मैन है वो अपने आप को उस पॉलिसी में देख ही नहीं पाता है, क्योंकि Because- बहुत दूर है वो उससे। करेक्ट, एंड यू नो देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इन पब्लिक पॉलिसी ऑन हाँ। डिस्टेंस। हम्म, सो अगर मुझे कुछ गलत, मेरे साथ कुछ हुआ और जिसको मुझे रिपोर्ट करना है वो गलती, वो बैठा है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, तो मैं कभी रिपोर्ट नहीं करूंगी। Ideally, whatever taxes I am paying should be going to my city government, राइट to my state government. Then I can hold them accountable. राइट। Because right now I have to hold the center accountable. So that distance between citizen and government has to reduce. या नहीं तो मेरे वोट का कोई मायना ही नहीं है, मेरा इमीडिएट सराउंडिंग में तो कोई फर्क पड़ कोई नहीं रहा। अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो फिर कोई फायदा ही नहीं अगर मैं जीएसटी पे करती जा रही हूँ, लेकिन जीएसटी जा किसको रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और मेरी रोड जो टूटी है वो बना रही है सिटी गवर्नमेंट। हाँ, तो मैं ये नहीं कह सकती कि मैं नेक्स्ट ईयर टैक्सेस कम भरूंगी या उनको अकाउंटेबल रखूंगी, कैसे करूँ मैं, क्योंकि मेरा टैक्स तो कहीं और जा रहा है। हाँ, तो ये सारे बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, पर हमारे यहाँ पे जनरली हमारे सिविक्स के चैप्टर्स में ये नहीं पढ़ाया जाता है, नहीं। और पढ़ाया जाता है तो बड़े बोरिंग तरीके से पढ़ाया जाता है, which Yeah. has to change at Yeah. some point. और जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके क्या चैलेंजेस होंगे हमारे देश में? I think one would be that I don't even think they are well informed. Most policy makers are not coming from a background where they understand public policy. Lot of them come into power because they are popular. They don't study? स्टडी तो काफी नहीं करते, वो भी है, वो आई एम श्योर देयर इज डेटा ऑन दिस कि कितने लोगों ने ग्रेजुएशन किया है हमारे पार्लियामेंटेरियंस में से, कितनों ने नहीं किया है। पर But they देखिए don't स्टडी से भी नहीं फर्क act पड़ता of है। policy making. They don't study civic. पढ़ते भी हैं, उनके पास ऐसा नहीं है, काफी उनके पास दे हैव इनफ मनी, एमएलएस एमपीज के पास फंड भी होता है कि वो रिसर्च करवा सके, बट इतना स्ट्रॉन्ग रिसर्च बैकग्राउंड होता नहीं, हमारे यहाँ कल्चर नहीं है इस पे रिसर्च करने का। और इसमें कहीं कहीं पे अगेन ईगो प्लेज अ रोल। मुझे पता है। तू क्या सिखाएगा मुझे, तू 25 साल का है, 30 साल का, क्या सिखाएगा ये मुझे? पेपर से तो ना सीखूंगा मैं। और ये जरूरी है that our policy makers have to have a little less ego, which is where I again say patriarchy. I keep using patriarchy, but Yeah. कहीं पे वो patriarchal ego जाना जरूरी है कि भाई Yeah. मैं भी सीख सकता हूँ। एंड देखिए पॉलिसी एक चीज नहीं है, अगर मैं एमएलए हूँ या एमपी हूँ, मेरे पास 20 सब्जेक्ट पे लेजिस्लेशन आता है ना, पार्लियामेंट में रेप लॉ से लेके डेटा ब्रीच पे लॉ बनता है, फॉरेन पॉलिसी पे लॉ बनता है, बांग्लादेश से शेख हसीना इंडिया आ सकती है कि नहीं उस पर डिबेट हो रहा है, अगले हफ्ते इस बात पे डिबेट हो रहा है कि अनियन का भाव कितना होना चाहिए। Every subject is very different. I can't be an expert. Yeah. So I need to have a very strong team of people who are able to research, and also at the same time it shouldn't always be politically biased. हमारे यहाँ political bias बहुत रोल प्ले करते हैं कि भले ही पॉलिसी अच्छी हो पर मैं अपोजिशन में हूँ ना, तो मुझे तो इसको फाइट ही करना है। तो ये जो कहते हैं, कहाँ पे मैंने पढ़ा था, बहुत इंटरेस्टिंग था, आई थिंक बीच में दिल्ली में कहीं हुआ था, ये लॉ ऑन अल्कोहल पे कुछ लॉ हो रहा था कि दुकानें खुली रहनी चाहिए कि नहीं, और वो सेम लॉ आपने बीजेपी ने और कांग्रेस ने अपने अपने टाइम पे लाने की कोशिश की और दूसरों के टाइम पे लड़ाई की इस पे। तो वो कहीं पे आई थिंक दोस पॉलिटिकल डिफरेंसेस आल्सो हैव टू डिसॉल्व, वेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट अनलेस यू वर्क टुगेदर, देखो सफर वो लोग नहीं कर रहे, सफर हम कर रहे हैं, तो सिटीजंस की खातिर एटलीस्ट पीपल हैव टू कम टुगेदर एंड वर्क। ये सारे ग्रुप्स बहुत पावरफुल होते हैं, है ना, जब जिसकी सरकार है या जब जो अथॉरिटी में वो बहुत पावरफुल है। अगर पावरफुल हमारे देश में इतना रेजिस्टेंस रखते हैं फॉर अ चेंज, फॉर अ लिसनिंग, तो आप whenever you've encountered a moment of resistance, but बंदा या बंदी पावरफुल है, तो आपने क्या किया? हमें ना एक्टिविस्ट को बड़ा बदनाम कर देते हैं कि ये लोग स्टेटस को हिला रहे हैं या एक्टिविस्ट आके कुछ गलत कर रहे हैं, बट इट्स नॉट इजी बीइंग एन एक्टिविस्ट। इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, यू कांट इमेजिन कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है, बिकॉज आपको जो चीज ऑब्वियस दिख रही है कि भाई इस बंदे को पैसे मिलने चाहिए ज्यादा, और जो पावर में है उसको वो दिखता ही नहीं है, और आप कुछ भी करके कन्विंस करते जा रहे हो, आप प्रूफ दे रहे हो, आप रिसर्च प्रोजेक्ट्स दे रहे हो, आप लोगों को बुला तक के टेस्टिमनी दे रहे हो कि भाई ये शुगर केन वर्कर है, इसके साथ ऐसा हुआ,
तब भी कन्विंस नहीं होते हैं। तो आई थिंक वो जर्नी बहुत एक्सॉस्टिंग होती है, विच इज वाई मोर पीपल हैव टू डू इट, अदरवाइज टू डू इट अलोन इज वेरी आइसोलेटिंग। एंड पावर वर्क्स इन ग्रुप्स। देखिए एडवोकेसी लॉबिंग जो कहते हैं वो ग्रुप में ही होती है। तो कोल की लॉबी है जहाँ पे सारे जो लोग कोल एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं वो एक लॉबी बना के घूमते हैं, राइट? टीचर्स की लॉबी होती है, मेडिकल डॉक्टर्स की लॉबी होती है। उसी तरह से किसी भी लेजिस्लेशन पास करने में भी लॉबी होनी बहुत जरूरी है। तो अगर मैं शुगर केन वर्कर्स के लिए लड़ रही हूँ तो इट्स इंपॉर्टेंट दैट आई हैव 50 अदर पीपल, बिकॉज इफ द पर्सन इन फ्रंट ऑफ मी इज वेरी पावरफुल, अगर वो सुनना नहीं चाहते हैं, बट अगर 50 लोग आके बोलेंगे ना तो सुनना पड़ेगा। और वो इसीलिए एक तरह से हमारे यहाँ पे क्या फ्रैगमेंटेशन बहुत है, जहाँ पे लोग साथ में नहीं हो पाते, और जब तक आप साथ नहीं आओगे आप नहीं लड़ सकते। When was the last time you were like really angry? I think कुछ टाइम पहले मुझे हम लोग ईंट भट्टी, ईंटें जो बनती है ना हमारे मकान जैसे बनते हैं, ईंटें जनरली ईंट भट्टियों पे बनती है, और ईंट भट्टियों पे आज भी हिंदी में स्लेव को क्या बोलते हैं, वो बंधुआ मजदूर, हाँ। बंधुआ मजदूरी होती है, जहाँ पे टिपिकली आपके एटलीस्ट गुजरात के अंदर छत्तीसगढ़ और राजस्थान यूपी से मजदूर आते हैं। तो हम लोग ईंट भट्टी के कुछ वर्कर्स को मैं डॉक्यूमेंट करने गई थी, क्योंकि हम इसके ऊपर कुछ काम कर रहे थे, और ऐसा हुआ कि कुछ वहां पे ओनर्स आ गए और उन्होंने हमें बोला कि आप वर्कर्स को भड़काने आए हो, तो बड़ी अनबन हो गई। तो हमें पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, और वहां पे कुछ 12-13 घंटे तक हमें पुलिस स्टेशन पे रहना पड़ा टू एक्सप्लेन हम क्या कर रहे हैं। एंड आई थिंक आई वाज वेरी एंग्री बिकॉज द पुलिस रिफ्यूज टू अंडरस्टैंड हम क्या कर रहे हैं। दे वर एक्चुअली साइडिंग विद द ओनर्स। तो उन्हें समझा रहे थे कि भाई जो मजदूर आ रहे हैं वो ईंट भट्टी से बाहर भी निकल नहीं पाते हैं, इनके जो वेज रेट है बहुत कम है, और इनको एडवांस देके फंसा लिया जाता है। और पुलिस तो मतलब सुनने को तैयार ही नहीं, और उनका जो एटीट्यूड था ना हमारी तरफ, एंड एज अ वुमन पर्टिकुलरली, बहुत सेक्सिस्ट होता है, बहुत ज्यादा सेक्सिज्म होता है पुलिस स्टेशंस पे। आई थिंक एट दैट टाइम आई वाज एक्सट्रीमली एंग्री एट नॉट जस्ट द पुलिस स्टेशन बट एज अ सिस्टम एज अ होल, कि हमने सिस्टम ऐसा खड़ा कर दिया है जहाँ पे एज अ वुमन मुझे पुलिस स्टेशन जाने में डर लगता है, तो ये क्या हमें बचाएंगे? And I think that's when I realized कि that patriarchy in our system is so deeply ingrained कि police themselves are predators end of the day. And I think I was quite angry at that time, very upset at that time. Yeah. When was the last time that you experienced a significant change in you as a person? I think couple of weeks ago. I won't say change, but so I turned in last month I turned 40. And I had to grapple with a lot of changes. Good that you said that, because a lot of our audience must be wondering कि इसकी उम्र क्या है. Good. तो काफी बाहर से तो मैंने सोशल मीडिया पे डाल दिया कि भाई 40 is the new whatever 30 और I'm okay और सब ठीक है. अच्छा. But honestly अंदर से इनसिक्योरिटी थी थोड़ी सी कि भाई यार अभी भी सिंगल है, कोई मिला नहीं है, अभी भी करियर में काफी कुछ चीजें कर रही हूँ, कुछ क्या करना है नेक्स्ट 40 में, क्या करना है. Is it okay to have met all these milestones? Is this how I envisaged my life to be? And there were a lot of differences in what I thought of the ideal picture and the real picture. So I think those were changes I made consciously to realize that it's okay to have arrived at a certain milestone or not have arrived at a certain milestone. It also felt liberating because I think after 40 you have fewer, I shouldn't say this on camera, but you have fewer F's to give. So you're like, okay. Yeah. It's fine. Yeah. In fact, I think I panicked more when I was 35. 35 में मुझे पैनिक अटैक आया था कि भाई क्या होगा, ये पहला सफेद बाल आया, 40 पे कम था, 40 पे बहुत ज्यादा पीस था, हो गया, होना था, हो गया, अब जो भी ठीक है, सरेंडर कर लिया है. Yeah. And I think I'm still working on those significant changes now as I go to be more accepting of where I am in my personal journey. Wow. Yeah. That's a big one. It's a hard one. It's not an easy one, but yeah, it's a everyday slow sort of battle. I feel that in our country, when we talk about social entrepreneurship or social impact, जो भी इसमें involved होता है, उसको ऐसा फीलिंग दिया जाता है कि you have nothing better to do. तुम्हारा पीछे का सब कुछ सेट होगा, तुम्हें रोटी कपड़े की इतनी कोई टेंशन नहीं होगी, तुम्हारा like you're taken care of. तो अब तुम privilege से आ रहे हो, और या तो तुम बिल्कुल ही और उसमें तुम लड़ने आ गए हो, right? While in other countries it's an industry.
with proper structures and processes and a way of being. But I'm not a social entrepreneur. I'm saying this from what I feel, but you are. It's changing. I would say we're But also it is like evolving. this. But It is like this to some extent, in the sense that like yesterday I went to my dentist Hmm. and he asked me what do I do. And मैंने बताया लेबर एक्टिविस्ट हूँ, ये करती हूँ. तो बोलते पैसे कैसे कमाते हो? सबसे पहले सवाल यही है. मैंने कहा भी कर लेते हैं, कुछ कुछ हो जाता है. बट आई थिंक आई वुड से हमारे यहाँ पे क्या है, अभी भी सोशल इम्पैक्ट स्पेस में बहुत कम मनी है. So I feel like you're still expected to carry a chola and be this idealistic version जो एक कमरे के मकान में रह रहा है और बहुत कम पैसे में जी पा रहा है और उसकी एक आइडेंटिटी ऐसी है. और अगर तुम वो कर रहे हो तो एक्सेप्टेड है. द मोमेंट ऐसे कि भाई मुझे भी अच्छे कपड़े पहनने हैं, मेरे को परफ्यूम्स का बड़ा शौक है, शनेल का बड़ा शौक है. शनेल तो महंगा परफ्यूम है. तो लोगों को लगता है नहीं, अगर मैं लोगों का भला कर रही हूँ तो मुझे शनेल का परफ्यूम नहीं पहनना चाहिए. जबकि अगर मैं लोगों को कोका कोला बेच रही हूँ तो मुझे अधिकार है पहनने का. एंड समवेयर आई थिंक दैट माइंडसेट हैज टू चेंज, दैट इफ आई एम मेकिंग इम्पैक्ट आई डोंट हैव टू लुक अ सर्टेन वे, हैव अ सर्टेन लाइफस्टाइल just because I have goodness in my heart. So what's the dichotomy between on this word giving back? गिविंग बैक डाइकोटोमी यही भाई, जैसे मैंने बताया, लोगों को लगता है कि वो भला कर रहे हैं, वो भला नहीं कर रहे हैं. दया कर रहे हैं. आप दया कर रहे हैं, आप फेवर कर रहे हैं. नहीं, ये you look at the terminology difference when somebody like Bill Gates talks about giving back. Bill Gates doesn't say I'm doing a favor. Bill Gates says it's my responsibility. Yeah. I have to give back because as somebody who has that much wealth, I have to create better conditions for others. Yeah. And I think somewhere our mindset also has to change, where this दान देना बड़प्पन का काम है, नहीं मना कर रहे हैं, पर दान देना जरूरी भी है. तो आपको देना and that's why I think the CSR law to some extent is good कि 2% दीजिए वापस. But at the same time I also think that typically high net worth individuals, HNIs, should give back out of their own accord. Yeah. कि भाई it's important to give back because somewhere governance is working, but people also will have to continue to do charitable work or lobbying or advocacy. Yeah. And those are harder concepts in India, by the way. अगर मैं लोगों को बोलूं कि मुझे 100 लोगों को खाना खिलाना है तो पैसे मिल जाते हैं. अगर मैं बोलूं कि 100 बच्चों को मुझे पब्लिक पॉलिसी पढ़ानी है तो फंडर को समझाने के लिए मुझे 10 मीटिंग रखनी पड़ती है कि क्यों पढ़ाना जरूरी है. और उसमें पैसे क्यों लगेंगे. And especially when we work with the underprivileged, I think you have to understand that आप उनका फायदा नहीं कर रहे हो. You are learning from them. I used to work in villages in Rajasthan, and ये जब मैं न्यूयॉर्क से पढ़ के अफ्रीका से काम करके जब पहली बार वापस आई तो बड़ा रोमांटिक नोशन था कि गांव में जाके गांव वालों का भला करेंगे. तो मैं कुंभलगढ़ गई, उदयपुर के पास कुंभलगढ़ करके एक छोटा सा जगह है, काफी सारे गांव थे वहाँ. और मुझे रियलाइज हुआ कि यार रात को वो लोग बड़े आराम से सोते हैं. तो काम वाम करके आते थे हम वहीं पे, सब लोग मतलब कम्युनिटी रूफ पे सब साथ में सोते थे, गद्दे वद्दे लगा के लाइन में. तो 9:30-10 बजे के आसपास सब लोग सो जाते थे और मुझे बड़ी एंग्जाइटी होती थी, तो मैं तो नहीं सोती थी अच्छे से. 12-1 बजे सोती थी, मुश्किल से उठती थी. एंड लाइक आई सेड, फास्ट पेस लाइफ की आदत है, तो बड़े स्लो पेस में अटपटा लगता था. एंड वो लोग बड़े आराम से रोज सुबह उठ के खेत पे जा रहा है, कोई भैंस का दूध धो रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है. तो मुझे वहाँ रियलाइज हुआ कि यार ये तो मतलब मुझे लगता है मुझे हेल्प की जरूरत है, उनको नहीं. दे आर क्वाइट हैप्पी, दे आर स्लीपिंग वेल, दे आर डूइंग देयर वर्क, दे हैव नो स्ट्रेस. I am the one who's constantly worried. कंटेंट पोस्ट करना है, टाइम पे पोस्ट करना है, सोशल मीडिया पे जाना है, एंग्जाइटी है सारे टाइम. एंड आई रियलाइज दैट वी हैव अ लॉट टू लर्न फ्रॉम देम. सो मोर देन एनीथिंग आई वुड से वी शुड हेल्प अदर्स, नॉट बिकॉज दे नीड आवर हेल्प, बिकॉज वी ऑल्सो नीड देयर्स. There's so much to learn from people who work with their hands. And it's an equal contract. That relationship is not I am here and you are here. We are equal. We are both absolutely equal. So last thing, but we are a young country. What is it that you can say to the youth which helps them get a context to exploring the life beyond what's been told to them by the patriarchy? Okay, I think I'll take this in two separate ways. One was you spoke about fragmented and not being united. I would only say that I think fragmented तो हमेशा होगा. मतलब आपको ब्लू पसंद है, मुझे रेड पसंद है, आपको ये पिक्चर देखनी है, मुझे वो पिक्चर देखनी है, आप इसको सपोर्ट करते हो, मैं इसको सपोर्ट करती हूँ. I think it's not about uniting, it's about respecting the difference. So as long as you're okay with this person thinking something else, you should not have to fight to get them on your side. It's okay to be different.
So trolling each other कि भाई तुम भक्त हो और तुम नहीं हो, तुम ऐसे हो तुम वैसे हो, नहीं, कोशिश करो, क्यों नहीं? Because you're never gonna be the same. Yeah. You're always gonna like different things. You're always gonna be different. Yeah. The second I would say is that, you know, it's not like all the things that we spoke about on, you know, working with people and labor and all. I can tell you that whatever fun you're having in your life right now, I've had 10 times more that fun. Like I've spent 20 years of my life across traveling, working across 5 continents. I've lived on 3 different continents. I've traveled to 5. I've met a lot of people, done crazy things, you know, whatever. रात के 3 बजे माउंटेन पे चढ़ने चले गए. अपने मेडागास्कर का नाम सुना हो तो मैं मेडागास्कर में 1 महीने रहने जा चुकी हूँ. And I went to stay there because I was in love with somebody who was staying in Madagascar. So ऐसी बड़ी अजब-अजब कहानियाँ भी हैं. But all of those stories are in the context of the fact that I was one following my heart. I did what I wanted. Yeah. And I didn't care about what others said. Never. So I was very rebellious. And I think that's the way to have fun. So whatever you want to do, don't conform. And lastly, I would say that I think a lot of you might be struggling, particularly in this context of mental health issues, which I think you have a very good ecosystem where you can talk about it openly, which is great. But I would also say that serve others. Try and get out of that zone. And service can begin with anywhere. Service can begin with people. You know, when you go to a coffee shop, greet the waiter properly. जो आपको सर्व कर रहे हैं, जो आपको आपके लिए दरवाजा खोलता है सिक्योरिटी गार्ड, आंख में आंख तो मिलाओ उससे. आपके घर जो काम करने आती है, आई एम अज्यूमिंग आती होंगी कोई लेडी, अपने यहाँ तो डिश वॉशर होता नहीं है, उनका नाम पूछ लो, पूरा नाम पूछ लो, कहाँ रहते हैं, कभी उनको स्पा में लेके चले जाओ. देखिए पेडिक्योर मैनिक्योर की जरूरत हमें नहीं है. जो 12 घंटे कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रही हैं उनको है. कभी उनको सैनिटरी नैपकिन्स खरीद के दे दो, 100 रुपए में आता है एक पैकेट. But imagine how easy their period would be if they had a pack of sanitary napkins every month. They don't have access to bathrooms and water like we do. Small gestures. I'm not saying you have to go out and, you know, have a dharna or a morcha. Everyday small gestures of kindness make a huge difference. And kindness is a buzzword these days, but I think kindness is also very misused. We think of kindness only with the elite. Yeah. You know, let me be kind to my friend's dog. Let me, and we spend more on, I mean, this is a statistic I read somewhere, but the rich spend more on their pets than they spend on people. Yeah. I'm not saying it's wrong, but look outside of that little zone of elitism. You've got money, that means you have a responsibility. So either you have a, you know, responsible to give that part of that money, give it to a cause, or part with your time. But unless you serve, your life is going to be very empty at the end of the day. And it's very easy to, you know, यूरोप जाके सेल्फी ले लिया और एक अच्छे कपड़े पहन लिए और एक प्रदा का बैग खरीद लिया और यू नो एक पता नहीं कहीं कुछ कर लिया. These are very easy achievements to do these days. A real achievement is to bring a smile to someone else's face. And that's what counts. End of the journey, you're not going to count the number of bags you have or the lipsticks you have or the countries you traveled or the people you slept with. That's not going to count. It's the people whose lives you bettered. So as cliche as that sounds, I'm actually going to leave that message. I always talk to kids on the road at the red light, you know. So not the money. होते इतने प्यारे हो, इतने से ना वो करके शीशे में से करके and they'll try and make those funny faces. So it's like I can never forget. वो जो conversation जब strike होती है ना, उसकी जो आंखों में toxic चमक आती है. उसको बात ही नहीं करता है. हम विंडो ऊपर कर लेते हैं और हम पता है हमें गिल्ट भी होती है. ऐसा नहीं है. देखिए everybody feels. It's not like people everybody's don't not heartless. They feel, but sometimes they feel so guilty about not being able to do anything. They would rather turn their eyes away than confront reality. Which is the fact that this person is here and I'm not able to do something about it. But you know, you can't. It's not that you can't. You just have to take the first step and then the universe will show the path, so to say. I think somebody elderly had once told me कि अगर उनसे कुछ नहीं कर सकते हो तो like normally हम ऐसे करते हैं ना कि don't talk to me या so किसी ने मुझे सिखाया था कि नमस्ते कर लो, right? Suppose you're engaged, you can't, because I used to have long conversations. तो मुझे उस टाइम पे उन्होंने बोला इतनी लंबी बात हर बार नहीं कर सकते हो, तो don't feel bad, you know, you can just do namaste. So I once did that. एक बहुत ही प्यारा सा लड़का था, I just did that namaste. उसने कहा sorry. Really? उसने कहा sorry. So I was on a call, मैंने रोका, मैंने क्या बोला? तो कहता है sorry दीदी.
मैं किस लिए सॉरी बोल रहा है? तो कहता है आपने ऐसे किया ना, कोई कनेक्शन नहीं था ये दोनों बातों का, ओके, बट उसके लिए नया था तो उसके मुंह से निकला सॉरी, Sorry. किसी ने किया नहीं होगा, किसी ने रिस्पेक्ट भी नहीं दिया होगा इतना. their default is sorry. Yeah. Anything new that happens, they don't know They how. feel guilty. They feel they've Yeah. done something wrong because that's how we put them. Absolutely. Yeah. And it's not just the beggars, every day, if you map out an average day, you interact with so many people who are lesser privileged than you are. So Oh. from the auto or Uber that you take, Yeah. to the guard, to the house help, to the driver, to the vendor. Next time, don't bargain with a vendor. Yeah. 10 That's it. रुपए और थमा दो. Hmm. स्ट्रीट वेंडर को बोलो चल धनिया के ऊपर 20 रुपए और ले ले. Hmm. Trust me, that smile you see, nothing would beat that smile. तुम्हारी कितनी भी अच्छी सेल्फी ले लो ना, वो स्माइल नहीं आएगी. Yeah. And that satisfaction is worth living for. And वो शायद बस एक वो That high, rather. एक स्टारबक्स की कॉफी से बराबर हो जाएगी, वो ज्यादा कुछ मिस नहीं होगा लाइफ में. नहीं मिस भी नहीं होगा. And that high is something worth chasing. No, all the other highs. And I've done all the other highs, so I can tell you, those other highs don't match up to this. Those are very, very temporary dopamine-inducing highs. You want a real high? Help others. Thank you. Thanks a lot. This was a very interesting conversation. I'm very, very grateful to you for having put up with my long answers and monologues for so long. It didn't feel long at all. Well, that's nice, and maybe we can do one more out of this. Absolutely. आई होप आपकी आंखें खुली हों जैसे मेरी खुली हैं, क्योंकि हम लोग सोचते सारे हैं अब आसपास के लोगों के बारे में, लेकिन इतनी गहराई से आई थिंक जब कोई उसमें काम कर रहा होता तो समझ में आता है. सो मेरे टेक अवेज हैं अबाउट द मेंटल हेल्थ ऑफ द इमिग्रेंट्स. रियली सैलरी डिस्पैरिटी आई अंडरस्टैंड, आई वर्क ऑन इट ऑल्सो, बट आई रियली डिडंट थिंक दैट एक्चुअली जो इमिग्रेंट्स आते हैं जिनके पूरा घर बाहर रहता है, उनके पास शेयर करने के लिए, बात करने के लिए टेक्निकली कोई नहीं होता है. एंड जब हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट होता है कि हम किसी से बात करें, कितना किसी से शेयर करें, तो ऑब्वियसली उनके लिए भी होगा, भाई इंसान है. एंड आई ऑल्सो लिंक इट कि जब कोई भी इंसान किसी भी वजह से परेशान है तो उसके आसपास के लोगों पे असर होगा. एंड इमिग्रेंट्स आर अ लार्जर पार्ट ऑफ आवर सोसाइटीज, आवर सिटीज नाउ. सो इफ द इमिग्रेंट्स आर अनहैप्पी, इज इल ट्रीटेड, देन गेस व्हाट, हमारे शहर हैं जैसे हमारे हैं. बट ऑफ कोर्स इतना दुखी होने वाली जैसी बात नहीं है, बिकॉज जब हम रियलाइज कर लेंगे तो हम अपने अपने लोकल एरियाज में, दिस इज अ वेरी हाइपर लोकल प्रॉब्लम, और इसको हम बहुत ही हाइपर लोकल तरीके से ही सॉल्व करना है. दिस इज नॉट समथिंग गवर्नमेंट नहीं बता सकती हमें कि एक दूसरे के साथ में कैसे ट्रीट करना है. एंड वाइल यू आर एट इट, ऑल्सो लिसन टू 2 other podcasts. Premlata Punya, who is again from a small town in Rajasthan, but she also studied policy. She's implementing policies, but on what? On empowerment of girls. I know empowerment of girls becomes like a huge big topic, but guess what? She talks about how physical fitness can lead to mental fitness and societal fitness. That's one. Second, she talks about that where does the money for impact come from? So those are the 2 things that you should listen to her from. Second is Gaurang Rawal, again a youth activist based in Ahmedabad, Gujarat. has given his entire life, पूरी लाइफ उन्होंने एक्टिविज्म यूथ के लिए निकाल दिया. और वो 2 चीज़ें उन्होंने बहुत स्ट्रांगली कही हैं. एक कि आज का यूथ बहुत गुस्से में है. क्यों है वो सुनिएगा. दूसरी चीज़ उन्होंने ये बताई कि जो हमारा फैमिली सिस्टम है वो ब्रेक हो चुका है एक्चुअली, बट देयर इज़ अ वे आउट, देयर इज़ अ वेरी सिंपल ट्रिक टू फिक्स इट, एंड वी ऑल कैन डू इट. So for both of these things, listen to the amazing podcast that we have, and I hope you love Floating with the Fish. Drop your comments and let us know how it goes.